इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है बस जरा सा बस। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आज सुबह। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। और आज मेरे हाथ में जो पर्चा है, पहले मैं ये पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि ये इसका टाइटल जो है वो बादशाह और दरवेश का है और ये शेख सादी से मंसूब किया हुआ किस्सा है। अब उन्होंने कहा है, लिखा है या क्या किया है, बहरहाल इसके ऊपर लिखा हुआ है तो उनके हवाले से है। और बड़ी खूबसूरत बात इसमें कही गई है, वो बात जो आजकल के दौर में मेरे ख्याल में बड़ी बेहतरीन तरीके से पूरी उतरती है। बादशाह और दरवेश। एक नेक आदमी ने ख्वाब में देखा कि एक बादशाह जन्नत में है और दूसरा एक दरवेश दोज़ख में पड़ा है। वो सोच में पड़ गया कि लोग तो ये समझ रहे थे कि बादशाह दोज़ख में होगा और दरवेश जन्नत में, लेकिन यहाँ तो मामला इसके बरक्स निकला। मालूम नहीं इसका क्या सबब है। गैब से आवाज़ आई। ये बादशाह दरवेशों से अकीदत रखता था। दरवेश लोग जितने भी हैं उनसे या अल्लाह वाले लोगों से हम सबको अकीदत होती है, हम सब उनका एहतराम करते हैं। और एहतराम किस लिए करते हैं? क्योंकि वो अल्लाह वाले होते हैं। अच्छा, इसलिए वो जन्नत में था और इस दरवेश को जो दोज़ख में था उसे बादशाहों की कुर्बत का शौक़ था। बादशाह तो अल्लाह के लिए मोहब्बत कर रहा था या अल्लाह के लिए अकीदत कर रहा था, लेकिन दरवेश जो था वो बादशाह को बादशाह की वजह से उसकी कुर्बत हासिल करने के लिए उसके साथ होता था। इस वजह से ये जन्नत और दोज़ख की बात की गई। खैर, अल्लाह ताला इसमें कमी बेशी माफ़ फरमाए, क्योंकि जब हम हिकायतें पढ़ते हैं, जब अच्छी बातें करते हैं तो उसमें कुछ कमी बेशी भी हो जाती है। मगर बात यही है कि जो आपकी नीयत होती है आजकल के दौर में भी और वैसे भी, कि जो आपकी नीयत है, हम करते बहुत सारी चीज़ें हैं नेक नियति दिखाने के लिए, लेकिन उसमें नेक नियति है या नहीं है उसके बारे में हमारे रब को बेहतरीन तरीके से पता है। मुझे आपको पता हो या ना हो, या दुनिया के सामने हम कुछ भी पोज करते रहें। आज के हमारे शो में इस हवाले से तो कम्प्लीटली हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस हवाले से बात कर रहे हैं वो बहुत अहम है, क्योंकि हम हमेशा से अपने बच्चों को बचपन से ये सिखाते हैं, ये समझाते हैं, आजकल के दौर में भी ख़ास तौर पे अपनी बेटियों को भी, कि तुम्हें किसी से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ख़ुद एतमादी होनी चाहिए, तुम्हें अपनी बात करने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपनी राय पेश करने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बाहर निकलने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऑफिस के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए होना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा कि ख़ुद एतमादी कभी इंसान की दुश्मन बन जाती है? मैंने ये तो सुना कि खूबसूरती इंसान की दुश्मन बन जाती है, लेकिन ख़ुद एतमादी, या अगर ये कॉम्बिनेशन हो, क्योंकि ख़ुद एतमादी आपको खूबसूरत भी बनाती है, तो ये कॉम्बिनेशन क्या आपको कभी कभी बर्बाद कर सकता है या उस बर्बादी की जानिब लेकर जा सकता है? इस बारे में आज हम बात करेंगे। न सिर्फ बात करेंगे, बल्कि वो लोग जो इस राह से गुजरे हैं वो बजाते खुद यहाँ पर आएंगे और ख़ुद आके अपनी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारी शेफ़ यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? और बड़े अच्छे कपड़े आज आपने पहने। अच्छा, थैंक यू। आज ही मैंने हाँ, आज ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। शायद आप 2-3 दिन गायब थी ना, तो वो मोहब्बत में मुझे लगा कि आप ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। मिस किया आपने, इसका मतलब? हाँ, बिल्कुल मिस करते हैं भाई। रोज़ाना जिन लोगों से मुलाकात होती है या जिन कॉलर्स से रोज़ाना बात होती है और कभी वो स्किप हो जाए तो इंसान मिस ज़रूर करता है। मैंने भी बहुत मिस किया और मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं, हालांकि 2-3 दिन नहीं आई, लेकिन मुझे लगा मैं पता नहीं कब से नहीं गई हूँ। ओके। और अब जब आप आई हैं तो आपने इतना ढेर सारा सामान यहाँ जो रखा है, ओहो, दावत हो रही है। आप देखिए तो सही, कोई मसाले नहीं है, कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है, ये दावत हो रही है हमारी सिर्फ छुरी से और हाँ स्पून से। अभी सामान हमारा आने वाला है। ओह अच्छा, सामान आने वाला है। और आज मैं मीठा बना रही हूँ, कैरेमल क्रंच डिलाइट है, तो उसकी रेसिपी मैं बता दूंगी जब हमारा सामान आएगा। ओके, आसान है मुझे लग रहा है। बहुत इजी है, सिर्फ मिक्सिंग करनी है। सिर्फ मिक्सिंग करनी है और उसको चिल्ड करना, और फिर हम आपको खिलाएंगे, फिर हम ज़रूर खाएंगे। और हमारे लिए ये वाला स्पून होगा, जबकि मीठे का ये वाला होता है, लेकिन हम इससे खाते हैं ताकि ज़्यादा खा सकें। का जो है वो मीठा है, मीठे के लिए ये वाला नहीं, हाँ, मीठे का ये वाला स्पून है। खैर, खुद एतमादी आपको लगता है कि लोगों को कभी कभी आपके अगेंस्ट कर देती है? मुझे ऐसा महसूस होता है कि आपके कॉलीग्स में, खुसूसी तौर पे जो मेल कॉलीग्स होते हैं, जब आप ज़्यादा ही खुद एतमाद हों, खुद एतमादी आपके अंदर हो, कॉन्फिडेंट आप हों, तो वो भी आपसे थोड़ा सा अजीब सा फील करते हैं या अजीब सा बिहेव करते हैं।
देखिए जेलेसी फैक्टर जो है वो हर चीज़ में होता है, चाहे आप खूबसूरत हो, आप कॉन्फिडेंट हो, सामने वाला जब अपने से बेहतर दूसरे को देखता है और उसमें देखता है कि ये हमसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और खुद एतमादी है, तो एक जेलेसी फैक्टर आ जाता है और वो किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है, तो ये आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस जो है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस जो आजकल माँ बाप अपने बच्चों में देते हैं, ये होना चाहिए, ये ज़रूरी है बहुत, जैसा आजकल का माहौल है या जो भी हम लोगों का एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से लड़कियों में बहुत ज़रूरी है कॉन्फिडेंस का होना तो बिल्कुल चाहिए। अच्छा, इस बारे में हम लेकिन तो सिर्फ ओवर अपनी- कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। हाँ, ये भी है, ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट से लोग ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। हाँ, और वो भी बड़ा वो अपने लिए परेशानी नुकसानदेह का होता है बायस होता है। फिर। बिल्कुल हाँ। सही बात है। लेकिन इस सब्जेक्ट पे प्रॉपर तरीके से हमें और आपको बताने के लिए, समझाने के लिए या डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमारे मेहमान आज मौजूद होंगे। वो ख़वातीन जिनका मैंने तस्करा किया, जो बजाते खुद जिन्होंने ज़िंदगी में ऐसे मामलात फेस किए हैं कि अपने कॉन्फिडेंस की वजह से, खुद एतमादी की वजह से उनके साथ बेहतर सलूक नहीं हुआ या उनकी ज़िंदगी में वो बेहतरी नहीं आई जो शायद उनको खुद एतमादी सिखाने वालों को लगता था कि उनकी ज़िंदगी में आएगी। इस बारे में आज हम बात करेंगे। इसके डिफरेंट पाथ्स निकल सकते हैं, इससे हम डिविएट भी कर सकते हैं। हमारे साथ सबसे पहले डॉक्टर मुईज़ मौजूद हैं। आप सब उनको जानते हैं। हमारे लिए आहिस्ता आहिस्ता क्या, बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए, हम सब के लिए उस्ताद की अहमियत रखते हैं अब इसलिए क्योंकि बहुत प्यारे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हमें तमाम चीज़ें समझाते हैं। सर आइए बैठिए। और आज आपकी टी शर्ट का कलर ज़रा डिफरेंट है और मुझे अच्छा लगा क्योंकि मुझे ब्राइट और नियॉन कलर्स बहुत पसंद है। और आपके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि इस वक्त हम आपकी एक और शख्सियत से मुलाकात करवा दें। हमारे साथ आलिया सारिम मौजूद हैं। आप सब जानते हैं सारिम इंटरनेशनल ट्रस्ट से इनका ताल्लुक़ है और सारिम बर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट से। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है, आइए। और आलिया जब आएंगी तो ऑब्वियसली उनके साथ उनके शेल्टर की कुछ लड़कियां, थोड़ी देर बाद हम उनको एक्सपेक्ट करें कि वो हमारे शो का हिस्सा बनेंगी, लेकिन हम अपने सब्जेक्ट की शुरुआत आप लोगों से कर देते हैं। डॉक्टर मुईज़, आप तो कहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और यही माँ बाप भी सिखाते हैं, यही असातिज़ा भी सिखाते हैं, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आपकी कामयाबी की या आपके सुकून की आड़ में आ जाता है, राह में आ जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो असल मकसद है वो ये है कि इंसान अपने ख़यालात का, अपनी बात का इजहार कर सके मुकम्मल तौर पर। अब ये जो इजहार होता है, इस इजहार में अल्फाज का चुनाव और बॉडी लैंग्वेज बड़ी काम करती है। अगर मुझे अपनी बात आप तक पहुंचानी है तो मैं अपने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात आपको पहुंचाऊं, मगर अगर मेरी बात में कोई ऐसी गुफ्तगू में ऐसे अल्फाज शामिल हो या ऐसा मेरा बिहेवियर हो जो तजलील करे, आपको नीचा दिखाए, वहाँ ये प्रॉब्लम शुरू होता है। तो ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे के कॉन्फिडेंस को नीचे कर दें। ठीक है। जब हम किसी और के कॉन्फिडेंस को नीचे करते हैं तो वो शख्स जो है वो एक बैकफुट लेता है, पीछे कदम उठाता है और वहाँ उसका रिएक्शन शुरू होता है, जिसके अंदर जेलिसी भी आती है, जिसके अंदर जो है वो हमारे बारे में कोई अजीब व गरीब बुरे ख्यालात आ सकते हैं और वो शख्स फिर रिएक्ट करता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो एक ब्रिज बनाता है दो लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन में या दो सिचुएशन में, मगर इस तरह बनाता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हुए आप फ्रेंडली होना बड़ा ज़रूरी है आपके लिए, कि आप माहौल दोस्ताना हो। मसलन फॉर एग्जांपल बच्चियों की बात करते हैं, हमारी बच्चियां कई दफ़ा अपने वालिदैन से अपनी बात नहीं कह पाती डर के मारे। तो अदब और एहतराम लाजिम है बड़ों का, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपके दिल में कोई बात है, सच बात है, तो आप उस बात को अपने पेरेंट्स को क्यों ना कहें, मगर ये सोच के कहना है कि बात किस तरह कहनी चाहिए। किस तरह कहनी है? देखिए, एक अल्फाज की इतनी बड़ी ताकत है। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि अगर आप किसी को जानवर कहें तो उसे बुरा लगेगा, लगेगा ना, तुम जानवर हो, मगर आप उसे शेर कहे तो उसे बड़ी खुशी होगी, जबकि शेर जानवर है। तो अल्फाज का चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है और जो मेरे साथ एक और हमारी मेहमान मौजूद हैं, आलिया सारिम, ये बहुत अच्छा चुनाव करती हैं अल्फाज का, मुझे ऐसा महसूस होता है। और इस टॉपिक पे ये तो एक पहलू था जो आपने बताया, इसमें कुछ और एग्जाम्पल्स और कुछ और पहलू भी हैं जो हम डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक।
मुआशरे में जहां लड़कियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, घर की चार दीवारी तक महदूद रखने के बावजूद ये बाहिम्मत लड़कियां खुद को महदूद करने पर किसी सूरत तैयार नहीं होती। उनका एतमाद, बिलखुसूस खुद एतमादी, बाज मौके पर उन्हें कामयाबियों के उरूज पर ले जाती है, मगर बाज मौके पर यही खुद एतमादी इंसान के लिए अजाब जान बन जाती है। जैसे स्कूल और कॉलेज में या फिर दफातर वगैरह में खुद एतमादी दिखाने वाली लड़कियों को हसद की निगाह से देखा जाता है। बाज औकात बात हसद से बढ़कर दुश्मनी तक पहुंच जाती है, जिससे खुद एतमाद लड़कियों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। वेलकम बैक। और आज हम ख़वातीन पर तशद्दुद के हवाले से आपने ये पैकेज देखा, लेकिन इसमें ख़ुद एतमादी का तस्करा हुआ। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि आज हमारे पास हमारे दो मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर मुईज़ मौजूद हैं, हमारे साथ आलिया सारिम मौजूद हैं, और आलिया के शेल्टर के कुछ लोग हैं जो आज यहाँ पर आने वाले हैं, ऑन द वे हैं। इंशाल्लाह ताला जैसे ही पहुँचते हैं वो अपनी कहानी आपको ख़ुद बताएंगे। और एक वो पहलू जो डॉक्टर मुईज़ ने ब्रेक से पहले शेयर किया ख़ुद एतमादी के बारे में, लेकिन ख़ुद एतमादी से कौन कौन से मसाइल हो जाते हैं। इन्होंने तो एक वो कहा ना, जहां आप इतने ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, आपको हो गया और आपने लोगों को तंग करना शुरू किया कि वो बैक फुट पे गए और फिर रिएक्ट किया। लेकिन इसका दूसरा रुख क्या है, आप किस तरह देखती हैं जिस तरह आपके पास लोग आते होंगे? मुझे अगर औरत खुद एतमाद है तो सबसे ज़्यादा परेशानी उसको अपने शौहर के साथ होती है। अच्छा। या दूसरी तरह सोच लीजिए कि शौहर इनसिक्योर हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं पे मर्द की एक साइकी है कि वो चाहता है कि औरत उससे मांगे, औरत को सपोर्ट करना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि हाकिम उसी को बनाया जाए। तो उसमें मैं तो हमेशा मेरे पास जो बच्चियां आती हैं उन्हें कहती हूँ कि जब ये उसकी साइकी है तो रहने दो, उसको हाकिम बना लो। फिर उसमें बहुत तरीके और सलीके से उसको हैंडल करना पड़ता है। खुद एतमादी दूसरे को इनसिक्योर कर देती है कई दफ़ा, और उसको जब उन्होंने कहा कि इनसिक्योर करता है तो फिर वापसी में वो हमला करता है। और ये जो इनसिक्योरिटी वाला हमला होता है ना, ये हमेशा इखलाक से बहुत गिर कर होता है। ये खुल के आपके सामने नहीं आएगा 10 तरीके से। और लेकिन उसमें औरत के पास अल्लाह ने एक बहुत हुनर दिया है कि औरत बहुत सेंसिटिव होती है, चीज़ों को समझ जल्दी लेती है और चीज़ों को हैंडल कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी बुराई इसका जज्बाती होना है। अगर औरत जज्बाती ना हो और मामले की मुताबिकत से काम करे तो वो चीज़ें बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर पाती है। ठीक है, इसमें मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी कोट करना चाहती हूँ, लेकिन हमारे साथ याहिया साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। सर, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। डॉक्टर मुईज़ हैं तो आप तो कॉल करेंगे ही, पता है मुझे। कल मैं कोई शो में देख कर गया था, मैंने जरा अगली फोन कर लिया था क्योंकि मुझे बड़ी एक प्रॉब्लम है तो मैं जल्दी फोन करने की कोशिश करता हूँ। जी। तो देखें, एक तो आपकी शेफ ने मेरे मुंह से जो है ना अल्फाज छीन लिए कि आदमी को कॉन्फिडेंट होना चाहिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात कर देती है ये भी कभी-कभी। कॉन्फिडेंस किसी को हर्ट करने लगे ना, जब आप डिक्टेटरशिप पे उतर जाएं, यानी आप अपनी बात को हमेशा ही अटल समझें और इतने कॉन्फिडेंट हो कि आप दूसरे की बात को अहमियत ना दें, तो कॉन्फिडेंस आपको नुकसान देने लगता है। डॉक्टर साहब को पहले तो सलाम करना चाहूँगा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब की देखें, मैं डॉक्टर साहब की तारीफ मतलब इसलिए करता हूँ कि डॉक्टर साहब जैसे आदमी मैंने देखा नहीं, क्योंकि वो डॉक्टर साहब इतने बड़े लेवल पे पहुंचने के बाद अरसे दराज से उनको देखा हूँ, इन्होंने अपने डोमेन से कभी बाहर नहीं किया। सबसे बड़ी दूसरी बात है कि डॉक्टर साहब कभी भी एक्टर नहीं बने, क्योंकि मीडिया में आके लोग अक्सर एक्टर बन जाते हैं। थैंक यू सो मच इसके लिए। लिए हाँ, वरना हमें भी एक्टर्स को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी-कभी। हैंडल करना पड़ता है, फिर वो आप डिफरेंट हो जाता मामला। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये, डॉक्टर साहब बात ये है कि हम अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस देखते हैं, लेकिन मैं बच्चों के हवाले से इसकी बात करता हूँ कि हमारा आजकल सारा मतलब उन्हीं पे जोर होता है। तो जैसे हम बच्चों को बहुत कॉन्फिडेंस दे देते हैं, बाद में बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और फिर बाद में जो है ना वो इतने बदतमीज हो जाते हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस बदतमीजी में बदल जाता है। एक तो ये सवाल था। दूसरी मेरा सवाल ये कि जब कोई बच्चा या कोई शख्स जिसके अंदर कॉन्फिडेंस ना हो, क्या इर्द गिर्द के लोगों को ये नहीं बनता उनको कि उनको कॉन्फिडेंस दिलाएं, और अगर वो कमजोर हैं तो उनको कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करें। अच्छा याहिया साहब, वैसे हम लोग औरतों पे आज फोकस कर रहे हैं, इस बात का जवाब तो जाहिर है डॉक्टर मुईज़ आपको देंगे, लेकिन खुद एतमादी अगर औरतों में हो तो वो कभी कभी उनके लिए परेशानी का बायस बन जाती है। ये देखा है आपने कभी? बिल्कुल बनती है परेशानी का बायस, यही तो बात है। लेकिन बात ये ना कि अब फिर वही बात वो डिफरेंशिएशन की आ जाएगी कि औरत वर्ग की बात आ जाएगी। लेकिन देखिए, अगर आप सेंसिबल हो ना, देखिए नुसरत आप भी तो प्रोग्राम करती हैं और दूसरे लोग भी करते हैं जो पढ़े लिखे डॉक्टर है, पता नहीं क्या करें। ये तो अपने अपने सेंस पे डिपेंड करता है कि अपने कॉन्फिडेंस किस तरह इस्तेमाल करें।
बस मुझे यही कहना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। चलिए, इनसे रिलेट करती हुई बात है, मैं आलिया आपसे डिस्कस करती हूँ, लेकिन पहले इनकी बात का इनके जवाब दे दूसरा दीजिए। सवाल का जवाब मैं पहले दूंगा। देखिए, इंसान के अंदर अजीब व गरीब तरबियत तो माँ बाप बहुत अच्छी देते हैं। हम जो शख्स गिर रहा हो ना, हम उसे मजीद गिराते हैं। तो अगर किसी में कॉन्फिडेंस नहीं है और अगर आप उससे कॉन्फिडेंस दें तो बहुत बड़ी बात है, दुनिया करती नहीं है। होता ही है कि इंसान के अंदर एक तकब्बुर का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। जब आपसे कोई दबता है तो आपके अंदर ताकत ज़्यादा आती है, तस्कीन होती है। ये जो औरतों को दबाया जाता है ना, आपको पता है, जब औरतों पे मर्द तशद्दुद करता है तो वो अपने आप को ताकतवर समझता है। तो इसीलिए लोग करते ही है कि अगर किसी में कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसको कॉन्फिडेंस देने की बजाय उसको मजीद नीचे गिराते हैं। ये इंसान की फितरत में कहाँ से आ गया मुझे समझ नहीं पड़ती। दूसरा, इन्होंने जो सवाल पूछा कॉन्फिडेंस के बारे में, ओवर कॉन्फिडेंस, बच्चे जो आजकल ओवर, घर के अंदर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, तरबियत का एक हिस्सा होता है। फॉर एग्जाम्पल, ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ रवैये बड़े इंपॉर्टेंट है। आप बड़ों का अदब और एहतराम करेंगे, दादा से बात करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे, मगर अपनी लाइन को क्रॉस नहीं करना। जिस दिन हमने ये सीख लिया उस दिन हमारा माशरा ठीक हो जाएगा। आप रोड पे देखें रवैये ओवर कॉन्फिडेंट के, आपको पता है पुलिस ने आपको कुछ नहीं करना। अब जिसकी जो मर्जी वहां से वो मोटरसाइकिल गाड़ी ले जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कोई पूछने वाला होता तो ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंट ना होता इंसान का। तो ये रवैये माशरे में बहुत ज़्यादा है। हमें इन रवैयों पे अपने तौर पे अपने घरों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से शुरू करना पड़ेगा कि लोग ओवर ना हो जाए। ओवर होने में तजलील होती है सामने वाले की, आप में तो ताकत महसूस होती है, सामने वाले की तजलील होती है। और ये जो आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी भी अहमियत अपनी भी कर रहे हैं। हैं। और दूसरी जो आपने बड़ी अहम बात की, भाभी से भी बात कर रहे थे, जो दफ्तरों में औरतों को नीचे दिखाया जाता है, दिखाया इसलिए जाता है कि फितरती तौर पर मर्द कमज़ोर होता है। अच्छा, इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जो मैंने बात कही थी वो ये थी कि हमारे यहाँ जो मेल कॉलीग्स होते हैं उनको अच्छा लगता है कि आप किसी मदद के लिए उनके पास जाएं। ये सबके साथ नहीं होगा मामला, लेकिन जो अमूमन देखने में आता है। और जब आप इतनी खुद मुख्तार हो कि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े, तो लोग आपकी राह में ऐसे ऐसे रोड़े अटकाते हैं कि आप घूम फिर के फिर उन्हीं के पास जाएं और मदद मांगें। इस बात को भी हम कंटिन्यू करेंगे। और हमारे साथ वो बावकार और पुरएतमाद ख़वातीन भी आई गेस आ चुकी हैं, वो तो उनसे भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। और आज हम बात कर रहे हैं ख़वातीन के कॉन्फिडेंस के हवाले से। वो कॉन्फिडेंस जो उनको बहुत सी तरक्की की मनाजिल तय करने में बहुत हेल्प करता है और वो किसी ख़ास जगह पर, किसी अहम जगह पर पहुंच जाती हैं। लेकिन वही कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं उनको ठेस भी पहुंचाता है, उनके उन प्लान्स को चौपट भी कर देता है। उसकी मिसाल आज हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ कुछ मीठा बन रहा है और उस मीठे की रेसिपी आप सुन लीजिए। हाँ, कैरेमल क्रंच डिलाइट बना रही हूँ मैं। उसके लिए मैंने बिस्किट्स लिए थे। कोई भी आप डाइजेस्टिव बिस्किट या जो प्लेन बिस्किट्स आते हैं वो ले लें। 3 से 4 लार्ज पैकेट्स हैं, उनको मैंने इस तरह हाथ से ही तोड़ लिया था। और उसमें मैंने ये डिश पे जो है वो पहले मैंने बटर ग्रीस किया है, उसके बाद मैंने उसमें ये बिस्किट्स डाले हैं और ये बटर इसमें मैंने डाला है। मैं हाथ से ही थोड़ा थोड़ा इसमें मिक्स कर दूंगी। उसके बाद ये मेरे पास क्रीम है, ये हम इसमें डाल देंगे पूरी पैन में। पैन थोड़ा सा गर्म करना है। हाँ, गरम मतलब गरम पैन में डालिए। इस मिक्सचर को गरम करना है थोड़ा सा ना, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा हल्के से फ्लेम पे। ये 2 पैकेट्स क्रीम है और ये 1 कप जो है आइसिंग शुगर इसमें चली गई। और ये मेरे पास जो है रेडीमेड मार्केट में मिल जाता है कैरेमल सॉस, ये आप इसमें ऐड कर देंगे हाफ कप के जितना। हाफ कप के जितना, हाँ। ओके। बस ये इसको डाल के मिक्स करना है, हल्का सा गरम करना है। जब ये तीनों चीज़ें अच्छे मिक्स हो जाएंगी, हम इसमें पूरा पोर कर देंगे। और ऊपर से ये मेरे पास कटे हुए बादाम है, ये इसके ऊपर आप गार्निशिंग कर देंगे और फ्रिज में रख देंगे। कैसा मीठा पसंद है आपको? मीठे लोग पसंद है। मीठा कम खाना चाहिए। खाना ज़रूर चाहिए मगर मीठा कम खाना चाहिए, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट रिसर्च है इस वक्त, आई एम सॉरी आप ये बात करिए मगर मेरा फर्ज है आप बताइए कि शुगर जो है वो कैंसर की कॉजेज में वन ऑफ द लीडिंग फैक्टर्स हैं। तो शुगर कम से ले, शुगर आपको जिस्म को कम ले। अब ये लोग जो है ना जो मीठे पे टूटते हैं जब दावतों में होता है, तो मीठा कम ले मगर ये कि मीठा ले। और आलिया हमारे साथ मौजूद है, आलिया सारिन,
जिनको मैं पहले कुछ सालों पहले देखा करती थी तो ये ज़रा मुख्तलिफ थी, और उसके बाद जब मैंने इन्हें देखना शुरू किया तो मुझे समझ आई कि इनकी ज़िंदगी से खाना पीना मीठा वीठा सब गायब हो गया है, और बस ये एक ख़ास मकसद में जुट गई हैं। और उसके बाद इनमें ये तब्दीली आई जो आज आप आलिया को देख रहे हैं ना। आलिया, बिल्कुल मुझे आप सच लगता कह है रही कि वो हैं। वेट लॉस आपका और पूरा आपका जो एक अपीयरेंस है ना उसमें फ़र्क पड़ा। मेरा मिजाज बदल गया बहुत। एक टाइम था मैं अपने आप को भी माफ़ नहीं करती थी, मैं गलतियों की सज़ा पे यकीन रखती थी, माफ़ी पे नहीं रखती थी। अब इतनी बड़ी बड़ी बातें हो जाती है, रब ने इतनी ताकत दे दी है, मैं बहुत आसानी से माफ़ कर देती हूँ। और मुझे हैरत होती है, क्योंकि इंसान अपने आप को सबसे बेहतर जानता है। वो आपके अंदर सुकून हो जाता है ना, जब अंदर सुकून हो जाता है तो बहुत सारी बैरूनी चीज़ें जो हैं वो आपको उस तरह की लगती नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अल्लाह ने ये आपको ब्लेस किया इस बारे में। पिंच नहीं, पहले चीज़ें चुभती थी, अब नहीं चुभती। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को माफ़ करें, रब हमें माफ़ कर दे। बेशक अल्लाह ताला कुछ लोगों को मुंतखब करता है कुछ काम के लिए, और बड़े खुश नसीब होते हैं जब अल्लाह उनको मुंतखब करता है। तो ये उसका एहसान है और ये उसका करम है, बिकॉज ये वो चीज़ है जो आखिरत में इसकी बहुत बड़ी अल्लाह ताला जज़ा देगा उसकी। और हमारे साथ यहाँ फरजाना मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फरजाना, कैसी हैं आप? ठीक है। फरजाना आज अपनी कहानी आपके साथ शेयर करेंगी, लेकिन उनसे पहले हमारे साथ कॉलर हैं किरण। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौजूद सब मेहमानों को सलाम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं बात करूंगी जैसे जो टॉपिक है कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी। जब औरत में कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है तो मसले पैदा होते हैं। तो औरत को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद एतमादी औरत के अंदर होगी तो वो एक बेहतर घराना बना सकती है, सुपरवाइज कर सकती है। दूसरी बात करूंगी मैं बच्चों की, कि बच्चों ने ही कल होके बड़ा होना है। हर शे वक्त पे अच्छी लगती है। बच्चों को वक्त से पहले खुद एतमादी दे देना, खुद मुख्तारी दे देना, उसके नताइज गलत ही हमारे सामने आएंगे। बिल्कुल। खुद एतमादी देने के अपने अपने एक मरहल होते हैं। वक्त से बच्चों को चीज़ें दी जाएं, उनको बताया जाए कि बेटा अब आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अब आपने यहाँ पे इस तरह बात करनी है, तो हमारे पास जो है पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा। ये आपने बात बहुत अच्छी की है। जैसे बच्चों को वक्त से पहले हम मोबाइल दे देते हैं, वक्त से पहले वो बाइक चलाने लग जाते हैं, वक्त से पहले गाड़ी चलाने लग जाते हैं, वक्त से पहले बहुत से डिसीजन करने लग जाते हैं जो मेरे ख्याल में हमने बड़े अरसे तक माँ बाप के पीछे छुपकर ही डिसीजंस किए या उन्होंने हमारे लिए डिसीजंस किए। तो वो बात बिल्कुल आपकी सही है। ये भी एक तरह का कॉन्फिडेंस देती है, और ये कॉन्फिडेंस फिर अल्टीमेटली ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो जाता है। बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर हम मर्दों की बात करूंगी कि मर्द तो होते ही ओवर कॉन्फिडेंस। अच्छा, डॉक्टर मुइज़ आपके लिए था। मर्दों का कहना, देखिए कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस से ये फर्क है, मैं कर सकता हूँ, और एक होता है मैं ही कर सकता हूँ। तो मर्दों में ये बात आती है कि मैं ही कर सकता हूँ, जिसे हम ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। ये मेरे ख्याल में वेरी करता है, किसी में होता है शायद, किसी में नहीं होता, वो एज के साथ साथ और वक्त के साथ। अच्छा, मुझे लगता है मर्दों में मैच्योरिटी थोड़ी देर में आती है, लड़कों में तो 40 साल के बाद आती है। तो खासी देर में आती है। 40 साल के बाद आती है। हाँ, तो इसलिए शायद वो जब लर्न करना शुरू करते हैं तो फिर थोड़ा ठहराव आता है। इन्होंने जो गुफ्तगू की मैं ही कर सकता हूँ, इसमें ईगो आता है, ठीक है ना। और मैं कर सकता हूँ इसका मतलब है मेरे में सलाहियत है। तो ईगो आना, तकब्बुर और ईगो और गुरूर आना वो अलग है, सेल्फ कॉन्फिडेंस अलग है, दोनों को मिलाए ना करें। ठीक। दूसरी चीज़ इन्होंने कही ना, जो कुछ आपने बच्चे को सिखाना है 7 साल की उम्र तक सिखा दे, 7 साल के बाद वो कुछ नहीं सीखता। जो पर्सनैलिटी बनती है वो 7 साल तक बनती है। और इसकी एक बड़ी खूबसूरत मिसाल, एक कोटेशन है वो मैं दे दूं कि वक्त से पहले देना और ज़रूरत से ज़्यादा देना, ये ना करें। ये ना बच्चे करें, को हाँ, जो जैसे कहा जाता ना, आपने मोबाइल फ़ोन दे दिया, वक्त से पहले दे दिया, ज़रूरत उसको है नहीं, आपने दे दी। तो अगर माँ बाप इस चीज़ को चेक एंड बैलेंस रखें तो बच्चे में कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, एक और कॉलर है और उसके बाद आलिया आप अपनी बात भी कंटिन्यू करें, और फरजाना से भी हम बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी राजा आजाद साहब फरमाइए। जी ठीक ठाक, मुख्तसरन मैं चाहती हूँ आप बात कर लीजिए ताकि हमारे मेहमान फिर। ये कहूँगा कि डॉक्टर मोइज़ हैं, आलिया भाभी हैं और फरजाना साहिबा हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि आज जो आपने प्रोग्राम का टॉपिक रखा है खुद एतमादी, जी, ये हम खुद एतमादी में मर्दों को क्यों जुर्म की तरह उन पे जुर्म में फर्द जुर्म आयद कर रहे हैं। हमने ये नहीं सोचा कि हजरत आदम और हजरत अव्वा जब दोनों ही जन्नत से निकाले गए थे तो दोनों ही फर्द जुर्म
आइद हुआ था। जी। तो इसमें इतने ही कसूरवार जितना मर्द को तस्वुर किया जाता है, तो आप यकीन करें कि माशरे में ये जो हम टॉपिक पे आपके साथ बैठे हैं नुसरत साहिबा जी, तो इसके अंदर सबसे बड़ी अहम बात जो है यह है कि माशरे में 80% लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये 20% के ऊपर डिस्कस हो रहा है हमारा जितना भी फोकस है। इस 20% को अगर हम माशरे में सही करने की कोशिश करेंगे, डॉक्टर मोहित से मेरा भी सवाल है और आलिया भाभी से, और आपको इस पे देंगी जो कमेंट दे रही हैं। देखिए मुस्कुरा देना भी अपने भाई के लिए क्या इबादत है। हम अपने सुबह का आगाज मुस्कुराहट से क्यों नहीं करते डॉक्टर मोहित के जुमले से, जो ये कहते हैं। हम अगर अपने घर को सही करना चाहते हैं सुबह के तौर पे, जब हम ये देखते हैं कि माएँ घर में सो रही होती हैं, उन्होंने एक हैबिचुअल आदत बना ली है कि जी हम बस अब हमने काम किया, बच्चे स्कूल से चले गए, फौरन सो गए, थक गए। हाँ जी राजा आजाद साहब, बात तो आपकी सही है, लेकिन ये टॉपिक से थोड़ा सा अलहदा जा रही है घर भर में। और हम सॉरी कते कलामी होती है, लेकिन हम ज्यादातर वो घरेलू बातें नहीं कर रहे कि हस्बैंड के सामने खड़ी हो जाती हैं या वहाँ का कॉन्फिडेंस जो ओवरऑल उनकी जिंदगी में घर से बाहर निकल के हम उसको फोकस कर रहे हैं। और हम क्या करते हैं, हम औरत के कॉन्फिडेंस को उसके लिए तंज बना देते हैं। आप सुनती होंगी कहते हैं ये तो बहुत तेज है। हाँ तेज है, आजाद ख्याल है, वो तेज, उसके कॉन्फिडेंस को तेजी में मिला के उसको नेगेटिव कर देते हैं। जब आप किसी शख्स की खासियत को, उसकी अहम चीज को नेगेटिव बनाएंगे तो सोचिए वो कितना हर्ट होगा। और रिएक्शन सिर्फ मर्द नहीं देता, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि औरत भी इतनी अच्छी नहीं है। जब आप औरत के खिलाफ खड़े होंगे तो औरत भी आपको रिएक्शन देगी। इंसान है ना वो, तो आप ये तो इंसान है, जानवर के साथ भी करेंगे, वो जानवर जो आपके लिए बेजरर है वो भी रिएक्ट करता है फिर अगर आप उसे तंग करेंगे। अच्छा, फरजाना से हम सुनना चाहते हैं कि फरजाना का बैकग्राउंड क्या है, क्या करती थी, कहाँ इनको महसूस हुआ कि मेरी खुद एतमादी जो है वो मेरी दुश्मन बन रही है। जब मर्द की खुद एतमादी को ठेस पहुंचती है ना, तो फिर ये दुश्मनी शुरू होती है। जी, मैं एक स्टाफ हूँ, खुद का क्लिनिक कर रही थी। अच्छा। और मैंने शादी की, पहले मेरी शादी थी, उसमें मेरा डिवोर्स हो गया। उसके बाद मैंने दोबारा से शादी की। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। अच्छा। जब मैंने सेकंड मैरिज की तो जॉब आप हमेशा से करती थी? जी बिल्कुल। शादी से पहले से कर रही थी। और ये क्लिनिक में करती थी? जी बिल्कुल। ठीक है, स्टाफ जी LHV किया हुआ है मैंने। अच्छा ठीक है। और उसके बाद फिर आपकी पहली शादी में डिवोर्स हुआ जी, 3 बच्चे आपके, फिर उसके बाद आगे? मैंने सेकंड मैरिज की। उसके बाद जब मैंने सेकंड मैरिज की, जिस शख्स से मैंने मैरिज की उस जाहिर बात है वो मेरे क्लिनिक पे आया, वहीं पे मेरी मुलाकात हुई उससे। और उसने देखा कि ये पैसे भी कमा रही है, इसका ईगो भी है, सब लोग इसकी इज्जत भी कर रहे हैं। उसी बात को उसने लेके मेरे साथ जैसे कैसे भी कहानी बनाई और मुझे अपने एतमाद में लिया। मेरे बच्चों के लिए मुझे एतमाद में लिया कि मैं इन्हें भी अडॉप्ट करूँगा, पास रखूँगा, वल्दियत दूंगा। जाहिर बात है मैं आपसे शादी कर रहा हूँ, ये बच्चे मेरे हैं। मैंने उस पर भरोसा किया कि हाँ ठीक है, सही है। अगर ये सही है, मैंने आसपास से कुछ लोगों से पूछा भी कि क्या इसका बैकग्राउंड अच्छा है, ये सही है शख्स। जो मेरे साथ मेरे कोलीग थे, डॉक्टर्स वगैरह थे, उन्होंने बोला हाँ बाजी ये ठीक है। मैंने 1-2 से पूछा, उन्होंने बोला ये सही है, ऐसा कोई नहीं है, इसका इशू नहीं है कोई भी। ठीक है। तकरीबन 4 महीने मेरी शादी रही है उससे। ठीक है, अभी मैं आलिया भाभी के पास आई हूँ खुला के लिए। 4 महीने में जो मेरे साथ हुआ और मेरे बच्चों के साथ हुआ, वो ये तो सबूत हैं, ये मेरे गवाह भी हैं कि जब मैं लास्ट डे इनके पास पहुंची हूँ, मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ था और मेरी क्या हालत थी, हम इनके पास कैसे पहुंचे हैं। क्या हुआ था कि जैसे ही मेरी शादी हुई 16 दिसंबर को मैंने उससे निकाह किया, 18 दिसंबर को हम हैदराबाद शिफ्ट हो गए हैं। उसके बाद उसने मेरे बच्चों को थी आपने? जी, वहाँ से तो पंजाब से जॉब छोड़ के हैदराबाद आ गए। ठीक है। जब शादी की, घर वालों से अलग से शादी की है। ठीक है। घर वालों को तो नहीं था पता, भाइयों को तो नहीं था पता, उनसे अलग से शादी की थी। और सिर्फ उस इंसान पे भरोसा, एक इंसान पे भरोसा किया कि मैं इससे शादी कर रही हूँ, बच्चों को साथ लेके आ गई उसके साथ। ये भी कॉन्फिडेंस की वो मिसाल है ना कि अपने डिसीजन किया, भाइयों को किसी को कुछ नहीं पूछा। जी बिल्कुल। और भरोसा किसी पे किया और अपने कॉन्फिडेंस पे फैसला किया। हाँ जी बिल्कुल। हैदराबाद हम आ गए। हैदराबाद हम 3 महीने रहे हैं, 3.5 महीने तकरीबन। और जैसे हम हैदराबाद आए, उस शख्स ने मेरे बच्चों को मुझसे अलग कर दिया है। अच्छा। घर में बच्चे रह तो रहे थे, लेकिन मुझे उनके साथ बातचीत करने की परमिशन नहीं थी।
जब भी मैंने उससे बोला देखो ये बच्ची छोटी है, 2 साल की बच्ची, इसको मैं नहलाऊंगी नहीं, इसकी मैं केयर नहीं करूंगी तो ये क्या होगा इसका। उसने बोला छोड़ो तुम्हें ज्यादा नहीं पता, तुम ज्यादा समझदार नहीं हो। मतलब कि हर बात पे उसने मुझे टॉर्चर किया। हर बात था आपके बच्चों को वहाँ मेरी बेटी बड़ी 11 साल की मेरी बेटी है, वो मेरी बेटी को संभाल रही थी। अच्छा, मेरी बेटी और बेटा बड़े जो वो 11वें साल में लगे, वो ट्विंस है वो दोनों जी, वो ट्विंस हैं, वो दोनों बहन भाई संभाल रहे थे। और मेरी बेटी बस रात में भी मेरे साथ नहीं सो रही थी, वो अलग से वॉशरूम वो लेके जा रही, नलाव हो रही है, खाना उसके साथ बैठ के खा रही। मेरी सिर्फ इतनी ड्यूटी थी उसने लगाई कि तुम खाना पकाओगी और कपड़े धोगी और बस इनको दोगी। ये सब मैं बर्दाश्त कर। आपने नहीं पूछी कि क्या वजह हो गई, मतलब अचानक से मेरे बच्चे मुझसे क्यों बात कर जी मैंने पूछा। हाँ। उसने बोला देखो तुम जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, तुम जैसे जिंदगी गुजार रही थी वैसे अब जिंदगी नहीं गुजरेगी। मैंने कहा देखो मैं 11 साल से इन्हें पाल रही हूँ, इनकी परवरिश कर रही हूँ, मुझे भी पता है कि वे बच्चे हैं, मैंने इनकी कैसे केयर करनी है इनकी। आप चलो आपके घर में बच्चे तो होंगे, आपकी भाभीियों के होंगे, आपकी बहनों के होंगे, आपके बच्चे तो नहीं थे, आप तो बच्चों को संभालते नहीं थे, आपको तो नहीं पता बच्चों को कैसे संभालना है। उन्होंने बोला मुझे अलग करने का मकसद ये था कि वो जो कुछ उसके बच्चों के साथ कर रहा था वो उसकी मौजूदगी में नहीं कर सकता था। ठीक है, जो क्या कर रहे थे वो ये हम आपसे जानना चाहेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और फरजाना अपनी कहानी हमसे शेयर करी थी, ब्रेक में भी बहुत सी बातें हुई जिससे दिल बहुत बोझल हो जाता है, बोझल सा महसूस होता है। आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। जी मैं हैदराबाद में जब आई उधर भी मैं जॉब कर रही थी, तकरीबन 10 दिन के बाद मुझे वहाँ पे एक क्लिनिक में जॉब मिल गई, वहाँ भी मैंने जॉब शुरू कर दी। मैं सुबह 9:30 से 3:30 बजे तक घर से बाहर रहती थी। ठीक है। और वो जितना टाइम होता था उसमें बच्चों के साथ उसने जो करना होता था वो करता था। इवन कि मेरी बेटी के साथ भी बुरा भला उसने बोला, उसको पिक्स दिखानी, मोबाइल पे दिखानी, मोबाइल यूज करके उसको दिखाना कि ये देखो। उसने बोला पापा मैं नहीं देख रही, उसने बोला देखो ये आप जितनी बच्ची है देखो। मेरे बेटे ने मुझे मैसेज कैसे पहुंचाया, मेरे बच्चे परेशान थे, उनको घर में अलाउ नहीं था मेरे साथ बात करने का। खाना देती थी, बस खाना दिया, पड़ोस दिया, बस बैठ जाओ साइड पे, खुद अब साइड पे बैठ जाओ, इनको खाने दो, खा लिया सो जाओ, उठ जाओ नाश्ता करो जाओ बाहर जाओ। सारा दिन घर से बाहर नहीं जाते थे वो। जी मैंने बोला हाँ। अगर चलें ठीक है अब हम इधर ही रुक रहे हैं या नहीं रुक रहे, जब तक रुक रहे हैं तब तक आप इन्हें मदरसे में डाल दो ताकि ये मदरसे में तो जाएं, ये अपनी दीनी तालीम तो मुकम्मल करें। उसने बोला तुम चुप करो। हर बात पे मुझे यही ऑब्जेक्शन दिया उसने कि तुम्हें नहीं पता कि जिंदगी कैसे जीते हैं। मैंने कहा अगर मुझे नहीं पता तो मैं यहाँ तक कैसे पहुंची, मैं वहाँ खुद बच्चों को संभाल रही थी, तुम्हारा पेट भर रही हूँ, तुम घर में बैठे हुए। कहते हुए बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन आपकी बड़ी बेटी 11 साल की है और उसके साथ भी उसने वो कोशिश की चीजें करने की। जी बिल्कुल, लेकिन वो तो मेरे अल्लाह का शुक्र है, अल्फाज अदा नहीं हो सकते। लेकिन बताना इसलिए, इशारा करना इसलिए जरूरी है कि सोसाइटी इस बात को समझे। जिन औरतों की बेटियां हैं, वैसे भी बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि अगर बेटियां हैं और खुद चला सकती हो तो फिर दूसरी शादी ना करना। औरत के लिए, मर्द के लिए तो इतना शायद मुश्किल ना होता हो, लेकिन औरत के लिए दूसरी शादी औलाद के साथ और बेटी के साथ, क्योंकि एक जुमला बहुत बुरा लगता है लेकिन कहते हैं कि आपसे ज़्यादा नज़र उसकी बेटी पर होगी। और मैं सोसाइटी में ये चीज़ बहुत तकलीफ से देख रही हूँ। और ये तकलीफ दे चीज़ इन्होंने जिस तरह अभी कही है, मैं तो सिर्फ उसको सोच कर ही मेरा दिल बहुत ही ख़राब हुआ है, बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। और फिर इनकी 2 साल की छोटी बच्ची है, 2 साल का बच्चा। और मैं आपको बताऊं मतलब कि हमें 8 दिन होने वाले यहाँ भाभी के पास आए, मेरे बच्चे को अभी भी कोई पापा का नाम लेता है तो वो रोने लग जाती, वो बोलती नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। इतना ज्यादा उसको उसने परेशान किया हुआ, डराया हुआ है। बच्ची का जो आप बता रही थी, बिल्कुल 2 साल की बच्ची जिस वक्त मेरे पास आई है तो इसका एक बेटा है, जैसे मुझे खुशी हो रहा था कि मैं जेंट्स के पोर्शन में रखूं। जब इसका कुछ बस नहीं चला तो ये उसको लेकर आई कि भाभी देखिए, जब इसने कमर दिखाई है तो कमर नीली नहीं काली थी, मुतवातिर 4 महीने से वो बच्ची ये मार खा रही थी। और वो आदमी क्या कर रहा था, बच्चों को इसको दूर इसलिए कर रहा था ताकि वो बच्चों के साथ कोई भी हैरेसमेंट करे, बच्ची के साथ ज्यादती का निशाना बनाए, इनमें इतना फासला हो जाए और डर इतना बैठ जाए उस आदमी का कि वो अपनी मनमानी कर सके। और ये वो औरत है। ये देखें कि 2 साल के बच्चे पे आप हाथ उठा रहे हैं, इतना हाथ उठा रहे हैं, इतना मार रहे हैं, उसका सर सूजा हुआ था पीछे से पूरा। इतना गवारा हो रहा है कि छोटे बच्चे के साथ इतना जुल्म करे जा रहे हैं। एक औरत को अगर काबू करना है ना, हाँ, तो उसके बच्चे को काबू कर लो। एक सरकश से सरकश औरत
उस वक्त अपना सर झुका देती है जब उसके बच्चे का मामला उसके सामने आता है। ऐसे आदमी को तो सीरियसली, मेरा तो बस नहीं चल रहा अभी मैं क्या बोलूं, लेकिन ये सीरियसली, लेकिन ये इस औरत का कॉन्फिडेंस था। बेशक एक जगह ये इससे कुछ फैसला हुआ कि इसने इस गलत आदमी का इंतखाब कर लिया, वो इसकी ज़िंदगी की गलती थी, लेकिन वही कॉन्फिडेंस इसके काम आया जो इसने 4 महीने के अंदर देख लिया कि ये मेरा गलत फैसला है, अब मुझे एक नया फैसला लेना है। दरमियान में आप कहने लगी थी कि बच्चों का तो फासला हो गया था, बातचीत बंद थी, आपके बेटे ने आपको आके किस तरह बताया कि घर में ये हो रहा है? मैं क्लिनिक पे जब गई हूँ तो मेरा बच्चा वहाँ चोरी से आया, भागता हुआ है, सांस चढ़ा हुआ है उसे। मैंने बोला क्या हुआ है? मैंने बोला शायद उसने पीटा इसलिए। मुझे बोला मामा जल्दी से मेरी बात सुन लो फिर कुछ काम करना। मैं ड्रिप लगा रही पेशेंट को। मैंने कहा हाँ बोलो। मैंने पेशेंट से बोला अब मैं अभी आ रही हूँ। मेरे बेटे ने बोला किरण ने मुझे आज कहा है कि पापा मुझे गंदी मूवी दिखा रहे हैं मोबाइल पे, मामा से बोलो कुछ करो। क्या करोगे यहाँ रह के, कुछ करो। 11 साल की बच्ची को मैंने उसे बोला बेटे को तुम अब भाग जाओ घर जल्दी से, अगर वो देख लेगा फिर तुम लोगों को पीटेगा, मेरा तो अभी ड्यूटी का टाइम है। सुबह में उठी हूँ फजर की नमाज में, वो वॉशरूम गया है, मैं वजू कर रही हूँ, मेरी बेटी नमाज पढ़ रही है। मैंने अपनी बेटी को जाए नमाज से जल्दी से हिलाया है। उसने बोला मुझे झटका ऐसे, पीछे हटो मैं नमाज पढ़ रही हूँ। मैंने फिर उसको हिलाया। मैंने कहा वो आ जाएगा, मुझे बोलो तुझे उसने क्या कहा कल। कह रही मामा वो गंदी पिक्स दिखा रहा था मुझे मोबाइल पे और मुझे बोल रहा ये देखो, और जब तुम चले गई हो मेरे इधर उधर हाथ लगा रहा था। मोइस को बार बार बाहर भेजता है, बेटे को बार बार बाहर भेजता है। मगर आपकी बेटी को भी अल्लाह ने बड़ी हिम्मत दी और उसे बड़ी अकल दी कि उसने 11 साल की उम्र में फिर भी आप तक ये बात पहुंचाई। पॉजिटिव कॉन्फिडेंस इंसान को यूं बचाता है। इतना बच्चा 11 साल का हो, हमारे यहाँ बच्चियां क्या, हमारे पास तो लड़के महफूज नहीं हैं, 11 साल के, 15 साल के, 14 साल के। उसको अल्लाह ताला ने इतना करम किया उस पे कि उसके दिल में ये बात आई कि उसने आप तक पहुंचाई। मैंने फिर आके शाम में आके फिर मैंने पूछा, मैंने बोला आलम आप मेरे साथ कोई झूठ तो नहीं बोलते, सारा दिन बच्चे घर में रहते हैं, आप कुछ गलत तो नहीं सोचते, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये मेरे बच्चे हैं। मैंने कहा तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, बेशक तुम्हें गुस्सा लगे लेकिन आज के बाद तुम इन्हें बच्चे नहीं बोलोगे अपने, ये बच्चे मेरे हैं, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, ये सिर्फ मेरे बच्चे। और इनका फैसला कैसे फिर वहां से, मतलब खुद उनको भागी वहां से लेकर या उसको बता कर निकली? नहीं बता के तो नहीं, वो तो बोलता था कि अगर तुम किसी के साथ बात शेयर करोगी तो मैं तुम लोगों के छोटे छोटे पीस कर दूंगा, इबरतनाक मौत दूंगा तुम लोगों को। इसमें मेरी किसी बात में झूठ नहीं है, भले वो मेरे सामने भी आ जाए मैं उसके सामने भी ये जवाब दूंगी कि तूने मुझे ये सब कुछ कहा है। मैंने भाभी के साथ जो बातें की उनमें भी कोई एक झूठ भी नहीं मैंने बोला। जो मेरी गलती है मैंने वो भी सच बताई है, और जो उसकी गलतियां हैं, जो उसके गुनाह हैं, वो भी मैंने सच बताए हैं। मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला। मैंने इनसे पहले दिन आके बोला मैं आपके साथ झूठ नहीं बोलूंगी, भले मेरे से गलत फैसला हुआ मैं आपको सच बताऊंगी, क्योंकि मैं अभी किसी भी झूठ के साथ जिंदगी को आगे नहीं लेके जाना चाहती। यहाँ पे मैं एक चीज मैं आपको ये बताऊं कि वो आदमी बहुत प्लानिंग के साथ आया था। उसको हेपेटाइटिस बी या सी था, हेपेटाइटिस सी था। उसने जब सारी शादी की इसको ट्रैप कर लिया, शादी के लिए राजी कर लिया, तो इसको बताया कि मुझे बीमारी है। इसने कहा कोई बात नहीं, जो अल्लाह का फैसला है, अब मैंने तुम्हें दिल से एक्सेप्ट कर लिया, मैं तुमसे शादी करूंगी। शादी करके उसका इलाज भी कर रही थी, खिला रही है, पिला रही है, कमा के ला रही है, घर चला रही है। और ये उसको जब इलाज करती थी तो उसमें ये ड्रिप भी लगाती थी। जिस दिन निकली है घर से तो ड्रिप लगा के, ऑब्वियसली इसको सारी चीजें पता थी, नींद का इंजेक्शन उसमें डाल के और फिर ये घर से निकली। अच्छा। और उसमें भी इसने फोन करके इन्फॉर्म किया किसी को कि जाके देखना। उसके भांजे को, उसके मैंने जब तकरीबन 1.5 घंटे का सफर तय कर चुकी हूँ, मैं मोबाइल अपने शोहर का उठा के ले आई हूँ, क्योंकि मेरे पास तो मोबाइल नहीं था, मैं उठा के ले आई हूँ। 1.5 घंटे बाद मैंने फोन किया है उसके भांजे को, बाबर उठो और होश से मेरी बात सुनो। उसने बोला आंटी क्या बात है? मैंने कहा तुम्हारा मामू घर में है, ड्रिप उसकी खत्म हो गई है, वो सो रहा है, मरेगा नहीं, वो सो रहा है, गहरी नींद में सो रहा है। जाओ पानी के छींटे मीटे डालो, उसको उठाओ और उसको बोलो कि अब हमें ढूंढे, सारी जिंदगी ढूंढे अब हमें। मैं जा रही हूँ। जो कुछ भी उसने मेरे बच्चों के साथ कांटेक्ट किया फिर उसने आया जी, मुझे पता चला, मैंने वहीं पे किसी से बाद में राब्ता करके पूछा, उन्होंने बोला सुबह 5 बजे फजर की नमाज पे हैदराबाद स्टेशन पे वो मुझे ढूंढ रहा था और बच्चों के साथ ढूंढ रहा था, लेकिन मैं तो वहाँ थी नहीं। मैं तो सुबह 6 बजे सारंगबड़नी पहुंच गई। मैं सुबह 6 बजे इनके गेट पे थी। लेकिन ये अवेयर हैं, देखिए हाँ ये इनका कॉन्फिडेंस है कि इनको पता था कि मैंने ड्रिप के अंदर ये चीज़ डालनी है, उसको सुला देना है और चुपचाप निकल जाना है बगैर किसी जगह।
ये कॉन्फिडेंस की क्विक थिंकिंग इसको कहते हैं, बड़ी माशाल्लाह। इसको आप, ये केस आपने ज़ाहिर सुना है, कुछ एनालिसिस इसमें ऐसी होंगी जो हमारे सुनने में हम तक शायद उस तरह ना पहुंची हो, तो मैं चाहती हूँ उस पर आप ज़रूर बात कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आलिया, आप हमारे साथ मौजूद रही। मेरा तो दिल था कि ये रुकती, लेकिन इनकी मसरूफियत है, इन्हें जाना है। हमारे साथ हमारी एक और मेहमान भी मौजूद होंगी जो अपनी एक और कहानी लेकर आएंगी। वो भी मेरे साथ हैं, और ये पॉजिटिव मैसेज औरतों तक जाना चाहिए कि कॉन्फिडेंस बुरी चीज़ नहीं है। ठीक है, विद दैट एक ब्रेक, उसके बाद हम वापस हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं ख़वातीन के कॉन्फिडेंस पे, उस कॉन्फिडेंस पे जो उनको बहुत आगे तक भी ले जाता है, और वही कॉन्फिडेंस कभी कभी दूसरे लोगों को इस तरह चुभता है कि वो ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात का शिकार भी हो जाती हैं। हमारे साथ कुछ देर पहले फरजाना थी जिन्होंने अपनी स्टोरी बयान की, और अब हमारे साथ नजमा हैं जिनका टीचिंग एक्सपीरियंस 32 साल का है। 32 साल से पढ़ा रही हैं। इनके साथ क्या हुआ है ये आपसे शेयर करेंगी, लेकिन जैसे कि आपको पता है प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर मुईज़ भी मौजूद हैं। डॉक्टर मुईज़, इससे पहले जो फरजाना ने अपनी पूरी स्टोरी बताई, जिनके बच्चे 3 और 3 बच्चों के बाद उन्होंने दूसरी शादी की, उस शख्स ने उन समेत उनके बच्चों का ऐसा बुरा हाल किया जो आपने सुना। अब वो आलिया सारिम के पास मौजूद है उनके शेल्टर में। इस पूरी स्टोरी में कोई ऐसी हिकायत की बात है, कोई ऐसी समझ की बात है जो आप कहना चाहते हैं? नसीहत है बहुत बड़ी कि उस औरत ने 4 महीने के अंदर ये फैसला कर दिया कि ज़िंदगी मेरी और मेरे बच्चों की ख़राब नहीं होने दूंगी। अक्सर औरतें क्या करती है, शादी के रिश्ते में बंधी रहती है सारी ज़िंदगी, इनसिक्योरिटी के साथ, अदम तहफ़्फ़ुज़ के साथ कि माशरा क्या कहेगा, बग़ैर मर्द की ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। मैं सलाम कहता हूँ फरजाना को, मतलब बहुत बड़ी बात है। देखिए वही सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की बात है। उसने फ़ैसला किया कि बस दिस इज़ इट, अब मेरे बच्चों पे बात आ रही है, उसने अपने शौहर को छोड़ दिया। अब अल्लाह इसकी ज़िंदगी बेहतर करे, मगर ये याद रखें कि जब ज़िंदगी के अंदर आपकी ज़ात के अलावा दूसरे मुतासिर होना शुरू होते हो, उस वक्त बराए करम एक फ़ैसला कर लिया करें। और ये फ़ैसला आप जो करेंगी तो आप अपने लिए भी नहीं, बच्चों के लिए भी करेंगी। कई घरों में ऐसा होता है कि शौहर की वजह से बच्चे बिगड़ रहे होते जी। अब औरत डरपोक होती है। क्यों डरपोक होती है? माशरा सपोर्ट नहीं करता, तो औरत कदम नहीं उठाती, वो चुपचाप सुलगती रहती है, देखती रहती है जो भी जुल्म हो रहा है। ये गलत है, उसको कदम उठाना चाहिए, क्योंकि उसको आने वाली नई नस्ल को बचाना है। और अगर वो औरत कर सके तो माशाल्लाह ऐसी औरत को सलाम है। तो फरजाना ने बहुत अच्छा किया, मेरे सलूट उनको कि उसने बड़ी कमाल की चीज़ की। और उनके बच्चों ने भी बड़ी हिम्मत की। अब यहाँ जो है ना स्टोरी, वो आप देखिएगा बिल्कुल इसकी आलूट जा रही है ये स्टोरी। यहाँ इन्होंने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया, और 32 साल से तो नौकरी कर रही हैं। अब इनके साथ हुआ क्या, मामला क्या हैं इनके, वो ज़रा मालूम करते हैं। जी नजमा साहिबा बताइए। मेरी जिस शख्स से शादी हुई, शादी के तीसरे दिन मुझे पता चल गया कि नशा करता है और कमाने माने का उसको कोई वो नहीं है। बजाय जब शादी करनी तो उस टाइम तो उसने बताया कि मैं टैक्सी चला रहा हूँ, और जी लेकिन फिर उसके बाद उसने शादी के तीसरे दिन से मार पीट, गालम गलोच, मेरे बुज़ुर्गों को बुरा कहना जो कि अब दुनिया में नहीं है, यानी हर तरीके से उसने टॉर्चर किया। अच्छा। जो चीज़ करीब है वो उठा के मार देना, कर देना, पूरी रात नशे की हालत में तकलीफ़ देना मुझे, और सुबह मुझे उठ के उस यानी इतनी टेंशन के साथ ड्यूटी पे जाती। लेकिन वहाँ हर एक से हंस रहे, क्योंकि एक हमारा घर के बाद बाहर का भी माहौल होता है, वहाँ हमें अपनी इज्जत बरकरार रखनी होती है। कभी कोई ज़ख़म दोस्त ने देखा, पूछा ये क्या हुआ, नहीं भी यहाँ सिल गिर गई थी, नहीं ये छींटा उड़ गया था तेल का, इस तरह करके चलते रहे। मेरा बेटा पैदा हुआ, अभी वो 2 महीने का बच्चा नहीं था, तो उसके रोने पे भी उसको मारा गया, घूंसे उस बच्चे के ऊपर मारे गए, 2 महीने के बच्चे पे, जबकि सगा बाप है, क्या नशे की हालत में बर्दाश्त करती रही। भाई वगैरह मेरे माशाल्लाह एक इज़्ज़तदार फैमिली है, तो यही कि घर से बाहर बात जाएगी तो लोग तमाशा ज़्यादा बनाते हैं, यही सोच के बर्दाश्त करती रही। मैं तमाम जो इर्द गिर्द के लोग थे, पड़ोसी, वो कहते थे बाजी इसको छोड़ दो, ये नहीं है आपके काबिल, लेकिन अपनी इज्जत की वजह से उसे बर्दाश्त किया। उस शख्स ने पहले तो पैसों के लिए, उसका सारा झगड़ा ही पैसे पे होता था कि मुझे दो,
फिर उसने कहा मुझे टैक्सी दिला दो, उसको मैंने अपनी 10 महीने की सैलरी निकलवा कर टैक्सी दिला दी, उसने उसको भी नशे में उड़ा दी। फिर वही मुझे पैसे दो, और नशे के लिए जब मैंने उससे कहा कि देखो घर से बाहर आवाज़ ना जाए, लोग तमाशा देखते हैं, अल्लाह ताला का एहसान है मेरे घर का चूल्हा जल रहा है, तो आप कुछ ना करें, घर में बैठे रहें, नहीं कमा सकते ना कोई बात नहीं, खुदा मेरा दे रहा, आपसे नहीं दे रहा, मेरे ज़रिए से दे रहा है। लेकिन उस शख्स ने पता नहीं उसको मेरी कमज़ोरी जाना बहुत उसने, और बच्चे के साथ तो इतना बुरा सलूक करता था कि उसके खिलौने तोड़ देता था, कभी हथौड़ी से, कभी दीवार पे मार के, ये हद के वही नशे की हालत, नशे की हालत नहीं भी होती थी ना तो बस पैसा दूं, नहीं तो फिर मेरे घर में 6-7 घंटे के लिए ना एक तूफान बदतमीजी होता था, और सिर्फ इसलिए कि ये डर के रहे, और बार बार ये कहता था हम फलां लोग हैं, हम ये कर लेंगे, तुम जाके। कितना अरसा हुआ आपकी शादी को? मेरी शादी को 14 साल हो गए, और अब मेरा बेटा जो है माशाल्लाह 11वें साल में। उसकी अब तरबियत जो है ना, जो बाप को देखता रहा, अब उसके अंदर वो चीज़ें नुमायाँ हो गई कि मेरे पर थूकना, मुझे मारना। वो भी आपके साथ ही बुरा कर रहा है? वही जो बाप ने, यानी वो तो मासूम बच्चा था ना, जो घर का माहौल देखा, बच्चा घर से सीखता है, बाहर से नहीं सीखता। बाहर तो जाके वो अपने घर का रवैया बयान करता है, बच्चा आईना होता है अपने घर का। बिल्कुल। उस बच्चे ने जब इस तरह मेरे साथ रवैया उसने किया बस, और किन चीज़ों पे? वही पैसे, मुझे टॉफ़ी के पैसे दो, वही सारी चीज़ें, वही चीज़, सिर्फ पैसे पे। पढ़ने की कह रही हूँ तो नहीं, पहले ये चीज़ दोगी तो मैं ये करूँगा, यानी एक ब्लैकमेल करना, ये करोगी तो ये करूँगा, नहीं तो फिर उसने भी वही जो चीज़ है उठा के मार देनी है, कभी हैंगर, कभी चप्पल, कभी वही बाप जो लफ्ज़ मैं बयान नहीं कर सकती क्योंकि हम इस वक्त वो बातें नहीं कह सकते, जो फाहिश अल्फाज, इंतहाई गलीज़ तरीन अल्फाज जो बाप कहते थे, वही वो बेटा भी कह रहा है मुझे। उसको भी पता चल गया कि ये जो औरत है इससे मुझे अपने मुतालबात पूरे करवाने नहीं करेगी, तो फिर इसकी शामत आनी है। आप इतनी अच्छी गुफ्तगू करती हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, अच्छे शोबे से वाबस्ता हैं, क्या सोचकर शादी की थी? पूछ-गुछ नहीं की थी कि टैक्सी ड्राइवर है, कौन सा ड्राइवर है, कहाँ नौकरी करता है, क्या बताया था आप लोगों को? पेरेंट्स नहीं थे मेरे। अच्छा। यही सोचा था कि घर में थोड़ी हो जाती है ना, घर में जब ज़्यादा अफराद हों, भाभियाँ हों, तो इतना तमाशा ही नहीं, अल्लाह ना करे कि घर की हंसी उड़े। मेरी ज़िंदगी बस इसी चीज़ पे ख़त्म होगी कि घर की इज्जत बरकरार रहे, कोई घर से आवाज़ बाहर बस इनकी शादी कर दी गई। ये मुझे बताइए, शादी से पहले आप जॉब करती थी? पहले भी करती थी, और मैंने तो अब एक बात बताइए, देखें एक चीज़ आप में कमी थी, आज बहुत अच्छा हुआ आप आई है, उसमें खुद एतमादी थी, आप में नहीं थी। जब आप जॉब कर रही थी शादी से पहले तो आप किसी मर्द की मोहताज नहीं थी। ये ठीक है कि भाभियाँ होने के बाद ताने होते हैं, सब कुछ होते हैं, मगर ये जो रिश्ता किया बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर छाने, हम एक जूता ख़रीदते ना तो वो भी चेक करते हैं कौन से ब्रांड का है, कितने साल की वारंटी है, और एक शख्स से ऐसे ही शादी कर ली तो पहली तो गलती ही होगी। दूसरी देखिए कितनी बड़ी एक और ख़तरनाक बात हुई कि बच्चे ने क्या कि अगर बेटी होती तो रवैया डिफरेंट होता, बेटा क्या करता है, बाप को देखता है। उसने देखा कि बाप जब माँ को मारता है, चीखता है, गालियाँ देता है, माँ पैसे दे देती है, यही रवैया बेटे ने सीखा कि मुझे पैसे चाहिए, मैं भी माँ को मारूं, मैं भी गालियाँ दूं, मुझे पैसे मिल जाएंगे। अब आप तो इस वक्त अलग हुई, मगर आप सोचिए अब बेटे का क्या करना होगा आपको, बहुत बहुत बड़ा सवाल है, काम ये करना होगा बहुत उसमें। बेटे के ऊपर नफ्सियाती इलाज कराना होगा, उसको ठीक करना होगा, वरना वो माशरे का एक ऐसा फर्द बनेगा जो जुर्म में मुब्तला हो जाएगा। आज तो शुक्र आपका बेटा नशा नहीं करता, मगर बाप उसको नशे पे भी लगा देगा, उसे नौकरी करवाएगा, आप नहीं है, आप पैसे कहाँ से चाहिए, बेटे को करवाएगा। आपकी बात काट रही हूँ, सॉरी, वो नशे की सिगरेट्स बेटे से मंगवाता था कि जाओ फला अंकल के पास ये पैसे देना और सिगरेट, और मैं कहती रात के 12 भी बज रहे हैं, उसका जब वो बच्चा 6-7 साल का, उसको कह रहे हैं फला अंकल के पास जाओ और वो सिगरेट देंगे, बेटा लेके आ जाओ। अच्छा, फिर अब ऐसी क्या चीज़ हुई या आप इतने अरसे से बर्दाश्त करती रहीं, फिर दिल में किस वक्त ये एहसास जागा कि अब मुझे कोई फ़ैसला करना है और आप निकल के आ गई घर से? अब मेरी जो जॉब थी वो सेमी गवर्नमेंट थी, पेंशन तो है नहीं, इस सारे अरसे में अल्लाह का शुक्र मेरी बहुत अच्छी सैलरी थी, 16 ग्रेड पे थी मैं, तो मैं पैसा जोड़ के ये कि आने वाले वक्त के लिए, आदमी ने तो कुछ करना नहीं और मेरा बेटा भी छोटा है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो ज़ाती घर था उसके अलावा 2 घर और बनाए माशाल्लाह। कि
अब जब मेरी हड्डियों में ताकत नहीं होगी कमाने की तो मुझे किसी का मोहताज नहीं होना, मेरे बेटे को अभी बहुत टाइम चाहिए। सही बात है। अब वो शख्स अपने नशे के पीछे मेरे उन घर को बेचना चाह रहा, उसके पीछे उसने मार पीट गालम जितनी हद से गुजर सकता था कर गुजरा। अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि मैं अपना बेटा ले जाऊंगा गाँव और तू तरसती रहना इसकी शक्ल के लिए। और वो ये कर सकता था क्योंकि सारा दिन वो घर में पड़ा रहता था, हमारी चौकीदारी करता था। दोपहर जब मैं जॉब से आ जाऊँ वो घर में सो रहा है, और फिर जब मैं आ जाऊँ नाश्ता वाश्ता उसको दूँ दोपहर को, फिर उसने जाना है तो रात को 2 बजे 4 बजे 6 बजे आना। और ज़्यादातर ना जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके बाहर होटल्स वगैरह, तो वहीं पे बैठा रहता था फुटपाथ पे, कहीं इधर उधर भाइयों की तरफ ना निकल जाए। अच्छा। तो जब ये घर बेचने पे आ गए और मेरे बच्चे को यानी कि अगवा भी कर सकता है अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, तो उस वक्त आपने सोचा? फिर एक दिन पहले तो मैंने घर से पेपर्स निकाले घर के सारे और अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह। ठीक है, आपने क्या किया और किस तरह किया? पेपर्स निकाले, उसके बाद के जो मराहिल थे वो आपने हमें बताने हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और आज हम ख़वातीन के कॉन्फिडेंस पे बात कर रहे हैं। वो कॉन्फिडेंस जिसकी तरबियत हम हमेशा से हासिल करते हैं, हमारे बड़े हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं कि तुम्हें कॉन्फिडेंट होना चाहिए, लेकिन वो कॉन्फिडेंस कहीं कहीं आपको दुश्वारियों का शिकार भी कर देता है, लेकिन उसी कॉन्फिडेंस के तहत आप उस परेशानी से निकलती भी हैं। तो हमारे पास मुख्तलिफ लोग हैं जो अपनी अपनी कहानी लेकर आए हैं, और ये कहानियाँ शेयर करने का यही मकसद है, या इनका शेयर करने का यही मतलब है कि मैं भी, आप भी, हम सब सीख सकें। जो गलतियाँ हमने नहीं की हैं, जो शायद हम करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, वो ना करें। जो हमसे हो गई हैं इनको देखकर हम इंस्पिरेशन हासिल करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। डॉक्टर मुईज़ हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ नजमा मौजूद है, जो ये बता रही थी अब कि वो अपने उस हस्बैंड को जो नशा करता था, जिसको उन्होंने कितने ही साल बर्दाश्त किया, उसकी मार भी खाई, उसे पैसा भी दिया, उसे सब कुछ किया, उसके चंगुल से किस तरह से निकल कर आई वो आपको बताएंगी। उनके साथ साथ हमारे साथ अभी मौजूद हैं सबा। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम अस्सलाम। सबा की क्या स्टोरी है वो थोड़ी देर में हम शेयर करते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडवोकेट लियाकत अली खान साहब, आपको भी वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी नजमा साहिबा, फिर एक वक्त वो आया जब वो आपका घर बिकवाने लगे और उस पैसे को भी उनका ख्याल था कि इस्तेमाल करके उड़ा देंगे जी। और उस वक्त आपने किस तरह सोचा? पेपर्स आपने इकट्ठे किए, फिर क्या किया? फिर उसके बाद पेपर जब मैंने अपनी नेबर उसके पास रखवा दिए, और सुबह के टाइम मेरा बेटा 7:30 बजे स्कूल के लिए निकलता था और मैं 8 बजे जॉब के लिए निकलती थी। मैंने अपने बेटे से कहा रेडी किया उसको सुबह, इनके लिए तो नाश्ता रोज़ ही बना के जाती थी, वो बना दिया। मैंने कहा बेटे आप घर के बाहर ना कोने में बैठे रहिएगा, बिल्कुल आवाज़ ना निकालना, मैं आऊँगी तो फिर हम चलते हैं। फिर 8 बजे के टाइम मैंने आपकी बात मान ली, सुन ली। हाँ, वैसे सुनता था आपकी वैसे बात? वो सुनता था, और जब भी बाप कहते थे कि मैं गाँव जाऊँगा, इसको लेके जाऊँगा और तू तो ऐसी तड़पेगी और ये फला ढीम का, तो बेटा मुझे कहता था कि मम्मा देखो आप बड़ी हो ना, आप मेरे बगैर रह लोगी, लेकिन मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। यानी उसकी फितरत बहुत अच्छी भी है, लेकिन माहौल उसे ख़राब मिला जी। फिर वो बाहर बैठा रहा है बच्चा, मैं निकली हूँ। उसके बाद कुछ मिड टर्म हो रहे थे कॉलेज में, तो वो पेपर्स मैंने पहुँचाए जो चेक किए। उसके बाद मैं अपने भाई के घर चली गई। भाई से जिक्र किया तो भाई ने कहा ठीक है हम करते हैं फैसला। 8 दिन भाई के घर रही। फिर इस शख्स ने अचानक आया, भाई ड्यूटी पे गए हुए थे, और भाभी से बदतमीज़ी करी कि जी उस वक्त मैं मेरे भांजे एक दिन पहले मुझे ले गया था कि खाला आप मेरे पास आइए, थोड़ा आपका माइंड चेंज होगा। ठीक है। तो भाभी ने फ़ोन करके बताया कि वो आया घर, बिल्कुल पूरे घर में फिरा और कहता है मुझे मिल जाए, इसके टुकड़े कर दूंगा, मार दूंगा, मैं अपना बच्चा लेके चला जाऊंगा। इतने में मेरे भाई पीछे से आ गए ड्यूटी से, तो उनसे बड़ी नरमी से बात की है। और फिर भाई नहीं इतना वो ड्रामेबाज आदमी है कि इतना रोता है कि अच्छे से अच्छे उस पर पानी पिघल जाए। भाई ने मुझे कहा कि भांजे के पास आए उनके घर रात को, तो कहते हैं कि एक मौका उसे दे दो, मैं इसको रक्षा वगैरह दिलाता हूँ। तो वो कह रहा है मैं सुधर जाऊँगा। भाई से तो मेरे को उसका बात नहीं, क्योंकि मेरे भाई खुद हार्ट पेशेंट है। मैंने कहा ठीक है भाई, पूरी रात पड़ी है, कल आप आइएगा ना मुझे लेने के लिए। अभी मैं फैसला मैं भी सोचती हूँ, आप भी सोचिए, क्योंकि मुझे पता था वो फिर रक्षा करना बेच देना पैसे। हाँ, मुझे पेमेंट करनी है। तो इन्होंने देख ही लिया ज़ाहिर है। लेकिन दूसरे दिन सुबह
पहले कॉलेज गई, मुझे सैलरी लेनी थी अपनी, वहाँ से चेक बैंक में जमा कराया और मैं यहाँ पे आलिया भाभी के पास आ गई, ऑफिस गई हूँ, फिर वहाँ बताया तो यहाँ मुझे शेल्टर में, क्योंकि बाहर रहूँगी तो मेरे बच्चों को कहीं से भी उचक लेगा और फिर उसके बाद वो ब्लैकमेल करेगा हमें। लेकिन फिर भी चले, जब बड़ा पानी अच्छा, इनको लेट लगा बहुत कि किया, सर से मगर गुजर फैसला जाएगा। आपने बहुत समझदारी के साथ किया है, क्योंकि आपके साथ तो जो बीती जो आपके बेटे को वो चोर डाकू बना देता वो अलग चीज़ थी। चल अल्लाह ताला वक्त देर से की, मगर आपने फैसला सही किया। देखें, आप पढ़ी लिखी हैं, हमारे अक्सर औरतें जो हैं वो प्रॉब्लम में फंसी होती है बिकॉज उनके पास तालीम नहीं होती, मगर आप तालीम और कमाने के बावजूद आप प्रॉब्लम में फंसी रही। तो जहन में रखिएगा, सच्ची बात ये मर्दों की दुनिया है और यहाँ गलत या सही मर्द फैसले करते हैं और अक्सर लड़कियां औरतें जो है वो उस पर बड़े मजालिम डाले जाते हैं। तो मैं तो बड़ा खुश हूँ कि इन्होंने आखिर फैसला किया, आखिर फैसला कर लिया। और इनकी गुफ्तगू देखिए, मैं तो बड़ा एंजॉय कर रही थी जब ये पढ़ी बोल रही लिखी है थी, ना। जिस तरह अल्फाज को ये चूज करके जिस तरह इन्होंने अपना मामला बताया है। और ऐसे ऐसे लोगों के साथ वाकई कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं। मेरे ख्याल में जैसे इनकी शादी हुई, ऐसे शख्स को तो एक मौका मिलता है कि वो अपने आप को ग्रो करे। अगर आपने पहले की ज़िंदगी गुजार ली, जैसे तैसे भी गुजार ली, और आपको पार्टनर लकीली अच्छा मिल गया, फिर तो आपके पास चांस है कि आप भी अपने अंदर ग्रो कर सके। बिल्कुल कर सके। और ऐसी औरतें जो पढ़ी लिखी हों, तहजीब याफ्ता हों, अपने मर्दों को भी चेंज कर सकती है, सुधार सकती है। मगर देखें, नशा, मसला नशे का था। सही बात। नशे का मतलब है वो एक मरीज है और मरीज का इलाज किया जाता है, इलाज करने को तैयार नहीं था वो, तो इलाज हो नहीं दो सका। चीज़ें बड़ी मुश्किल होती हैं, एक नशा और एक जुआ। ये Yes, दोनों लत चीज़ें जो है जिसकी ना, होती ये है। लत इसको पड़ जाए ना किसी को, जो है ना, इंसान का घर तबाह कर देती हैं। और बेशुमार केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं जिसके अंदर जुए के अंदर बाद होकर ऐसा भी होता है कि वो अपना बेटी को, अपने घर को, अपनी बीवी को भी कभी कभार दांव पे लगा देते हैं लोग, जो है ना। और जब इस तरह की नवीयत आती है तो फिर वो औरत उस घर से निकलती है, वो कहती है मुझे इस शख्स के साथ नहीं रहना है, मैंने अगर इसको सुधारा है। और दूसरा नशा है, नशे के अंदर भी इंसान जब उसको नशे की जरूरत होती है तो कुछ भी करता है इंसान, उसको फिर कुछ भी कर सकता है। बात है। तो बुरी चीज का जो है बुरा ही नतीजा है। हमारे साथ सबा इस वक्त मौजूद हैं। जी सबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी सबा, क्या आपके साथ क्या मामला हुआ? एक्चुअली मेरी शादी को 10 इयर्स हो गए और वालिद साहब की डेथ हो गई थी, बहुत छोटे थे हम उस टाइम। अच्छा। तो वालदा साहब जॉब करती थी, 5 सिस्टर हैं, सबसे बड़ी मैं हूँ। एज शादी की नहीं थी, लेकिन आपको पता ही हमारा माशरा ऐसे कि जब बेटियां जवान हो जाएं और बड़ी हो, सर पे कोई बाप भाई नहीं हो, तो आपको पता है किस तरह बुरी निगाह से रखते हैं लोग। वालदा ने फिर शादी करवाई। मेरी हुई है पंजाबी फैमिली में शादी, मैं उर्दू फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अच्छा। शादी होने के बाद हस्बैंड का पता चला, वही इनकी वाली बात कि वो ड्रग्स लेते थे। ड्रग्स लेने के बाद मैंने अपनी सास से कहा, उन्होंने कहा तुम झूठ बोलती हो, मेरा बेटा ड्रग्स नहीं लेता। मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं लेता होगा। पीछे बैक सपोर्ट कोई नहीं, यानी सिर्फ बहनें और वालदा। मैं खामोशी से अपना वक्त गुजारती गई कि शायद ये अब सही हो जाए। मैंने अपनी सास से कहा, अपनी नंदों से कहा और अपने देवर से कहा, मगर किसी ने मेरे बात पे बिलीव नहीं किया कि ये सच कह रही है कि झूठ। क्या उनको वाकई पता नहीं था या आपको लगता था? पता था ना? पता था उन्हें। ऐसे कैसे हो सकता है कि माँ को अपने बेटे के बारे में कुछ इल्म ना हो, वो भी बेटा जो सबसे बड़ा हो घर का। मैंने जब उनसे कहा, उन्होंने कहा कोई प्रूफ दे आप। मैंने उनको प्रूफ दिखाया, सिरिंज निकली उनकी जेब से। ड्रग्स लेते हुए जब वो नशा करते थे तो मैंने उनके दोस्त से कहा कि आप भी किसी बहन के भाई होंगे, अगर आप कहते कि भाभी आप बहुत अच्छी हैं तो मुझे कुछ तो आप बताएं प्रूफ कि भाई ये नशा करते, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत छोटी थी, 18 साल मेरी एज थी। उन्होंने कहा भाभी ऐसी ऐसी चीज़ है, आप देखें ज़रा। वो नशा करके आते थे, हर वक्त बस आंखों में नींद ही रहती थी। ऐसे कैसे हो सकता है कि इंसान की शादी हुई अपनी मिसेस से कोई बात ना करे, कोई डिस्कस ना करे, कोई फैमिली मैटर्स पे बंदा कोई टॉपिक ना हो। सास ससुर नंदे, निहायती जुल्म जिसे कह सकते हैं कि जबर होता है। सो सॉरी, इस वक्त एक ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, आपकी पूरी बात सुनेंगे। एक ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक। और आज हम ख़वातीन के कॉन्फिडेंस के हवाले से बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और यहाँ हमारी शेफ़ का कॉन्फिडेंस है कि डॉक्टर मुईज़ कितना भी मीठे को बुरा भला कहें, लेकिन इन्होंने मीठा बनाया है। और मैं बुरा भला नहीं कहता, मैं बुरा भला नहीं कहता। मीठा बुरा और अच्छा दोनों नहीं होता। हाँ, मीठा ले मगर दाल में कम ले, लिमिट में। बहुत अच्छा है डॉक्टर मुईज़। हम आपसे किसी दिन ये सेशन भी देंगे वैसे कि अगर ज़्यादा मीठे की क्रेविंग होती हो तो इसे कम कैसे किया जाए। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल ले लेंगे। क्योंकि जैसे चिप्स की, मीठे की, ये सारी कुछ ऐसे जंक आइटम्स हैं जिनकी बहुत क्रेविंग होती है। आई नो कि आपके पास उसका सोल्यूशन है। बिल्कुल इंशाल्लाह। तो इसको भी हम किसी दिन जैसे रात के 12 बजे मुझे चिप्स या वो केक खाने की क्रेविंग हो रही थी। ये भी होता है ना, चिप्स खाने लेट नाइट कुछ ना कुछ मंचिंग के लिए दिल चाह रहा है। 11-11:30 बजे दिल चाह रहा था चिप्स खाऊं, उसके साथ कोई ड्रिंक वगैरह हो, ये दिल चाह रहा था 12 बजे। और नॉर्मली मैं आपको बताऊं, मैं अगर रात को मैं सो जाता हूं 12 बजे तक तो, मगर अगर कभी जाग रहा हूं तो मैं अपने साथ, जैसे आजकल कीनू और मौसम्बी होती थी, तो अभी भी कीनू है, वो फ्रीज़र का माल है, वो 2 कीनू रात को मैं खा लेता हूँ इंस्टेड ऑफ हैविंग चिप्स और कोई जंक फूड। आई वुड हैव अ फ्रूट। अब मेरे साथ क्या होता है, मैं जब खा लेती हूँ तब मुझे सामने फ्रूट नजर आता है कि अच्छा ये सेब रखा था, मैं ये खा लेती। अमूमन औरतों के साथ यही होता है कि पहले उनको क्रेविंग होती है कुछ ऐसा हो चटखारेदार, उसके बाद लगता है पेट भर था, यही खा लेती, चलो अब खा लेती हूँ। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। खैर, कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं और सबा जो है हमें अपने हवाले से बता रही थी कि इनके साथ क्या हुआ। शादी के मेरे ख्याल में 3-4 दिन ही आपको पता चल गया कि हस्बैंड नशा करते हैं और नशे की आदत की वजह से बहुत कुछ होता गया, लेकिन ससुराल वालों ने इनकी सपोर्ट नहीं की। उसके आगे आप क्या बता रही थी? जी सबा जी, आपकी सास कहती थी हमें नहीं पता, तुम गलत कहती हो, प्रूफ दो। जी, सिरिंज भी निकली हस्बैंड की पॉकेट में से। उसके बाद फिर मैं, बीवी होती है ना, खोज में लग जाती है जी कि भाई मैं किस तरह प्रूफ करूं कि भाई ये नशा करते हैं या नहीं करते हैं। फिर मैंने अपनी सास को कहा कि आप इधर आएँ और मैं आपके बेटे के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। एक्चुअली सास जो है वो ब्लड प्रेशर की मरीज़ है, तो फिर मैंने अवॉइड किया कि सास को ना कहूँ, नंद को बता दूँ। अच्छा। नंद से कहा, नंद जाहिर सी बात है बहन है, भाई का साइड लेंगे। उन्होंने कहा भाई भाभी अच्छी नहीं है, भाई पे इल्ज़ाम लगा रही हैं, व्हाटएवर, बहुत सारी बातें हुई। मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके। फड्डे लड़ाई की, उन्होंने मुझे मेरी अम्मी के घर भेज दिया। शादी की सालगिरह हमारी आई, बाहर से ताला लगा दिया कि हस्बैंड नहीं जाएंगे। ठीक है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। वक्त गुजरता रहा। फिर कितने साल हो गए शादी को? माशाल्लाह 10 साल को होंगी माशाल्लाह से। अच्छा। इसी तरह, क्योंकि हम मशरकी औरतें होने के नाते ये चाहते हैं कि निभाते रहें किसी हद तक। घर वाले भी किसी हद तक। अल्लाह पाक का करम है कि औलाद नहीं है। अच्छा। बस इस परवरदिगार का करम है, क्योंकि अल्लाह पाक मुसलमान होने के नाते हमारा ईमान है कि उस हद तक तकलीफ देते हैं जब तक वो बर्दाश्त कर सके। अब हस्बैंड ड्रग्स तो लेते हैं, ड्रग्स लेने के बाद जब प्रूफ हुआ, सब ने देखा कि वाकई ड्रग्स करते हैं, पूरे ख़ानदान ने कहा कि उस बच्ची पे आफरीन है कि जो बर्दाश्त कर रही है। मैंने अपनी वालदा से आज तक नहीं कहा, अब कहा बर्दाश्त की लिमिट आउट होने के बाद, क्योंकि जाहिर सी बात है 5 बहनें, 2 बहनों की इकट्ठी शादी हुई थी। मुझे ख़ानदान में भी अपना मुंह दिखाना होता है, जाहिर सी बात है मैं सबसे बड़ी हूँ। अब हर जगह मैं अकेली जाती हूँ, शादी हो, खुशी हो, गम हो, कहीं भी हो, रिप्रेजेंट मैंने अपने आप को खुद करना है, हस्बैंड ने नहीं करना। ठीक है। बात हुई ड्रग्स का, जब पता चला तो नीडल्स यूज़ करते थे वो वेंस के ज़रिए, बड़ी खतरनाक वेंस के ज़रिए हेरोइन लेता है। उसमें सोच समझ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उन्होंने मुझे इल्ज़ाम लगाया कि भाई घर का सारा खाना मैं खा जाती हूँ, इवन कि कोल्ड ड्रिंक की कोई हैसियत नहीं है, कोल्ड ड्रिंक में पानी मिला दिया करते थे। अच्छा। अलमारी में ताला लगा दिया, फ्रिज लॉक कर दिया आपके सामने, यानी इवन हस्बैंड के सामने एक खाना छीन लिया करते थे और वो सुन बैठे रहते थे, कोई रिएक्ट नहीं। फिर मुझे ताज्जुब हुआ कि यार एक नॉर्मल इंसान रिएक्ट करता है, माँ के सामने ना करे, बहनों के सामने तो रिएक्ट कर सकते हैं क्योंकि बड़े हैं। उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। मालूम किया, एक्चुअली मैं खुद लैब में जॉब करती हूँ, वहाँ से मैंने लैब टेस्ट करवाया। उन्होंने जाके लैब टेक्नीशियन को कहा कि भाई मेरी मिसेस को नहीं बताना कि मैं ड्रग्स लेता हूँ। वहाँ से कंफर्म हो गया कि भाई ये ड्रग्स लेते। इन्हें बाहर भेज दिया। बाहर भेजने के बाद एयरपोर्ट पर मेरे सास ससुर मुझे घर छोड़ के चले गए थे,
उन्होंने ये नहीं देखा कि बहू एयरपोर्ट पे किसके साथ घर जाएगी। 4 साल तक मैं अपनी माँ के घर पे रही, जॉब किया, सरवाइव किया, कांटेक्ट करती रही, आप अभी मत आओ, आप अभी मत आओ, यानी ससुराल नहीं आओ। ठीक है। अगर शादी की है तो ससुराल में रहने के लिए की है, घर में बैठने के लिए तो नहीं की। जब मैं अपना राइट मांगती हूँ तो आगे से कहते हैं कि भाई हमें पसंद नहीं थी इसलिए हमने शादी कर दी। मुझे 1 मिनट बताइए, आपका शौहर इस वक्त कहाँ है? पाकिस्तान में। अब बाहर गया हुआ था, वापस आ गया? वापस आ गए। और आप इस वक्त अपनी अम्मी के घर पे हैं? अम्मी के घर पे। ठीक है, ठीक, आगे, सॉरी, कंटिन्यू। इट्स ओके। उन्हें बाहर से, जब बाहर से आए तो वहाँ पे हेपेटाइटिस सी हो चुका था, उनको डिपोर्ट किया गया। आने के बाद फिर सुलह सफाई जिस तरह बड़े बैठते हैं कि भाई कोई बात नहीं, बच्ची है या बेटा है हमारा। आज तक शादी करने के लिए 500 बंदे आए मुझे रुखसत करने के लिए। जब जलील करके घर से बाहर निकाला उस टाइम ख़ानदान का कोई फ़र्द नहीं, इवन कि किसी ने ये नहीं कहा कि बेटा सही है या बहू सही है, किसी ने नहीं कहा। अव्वल जब मकान खाली करने का टाइम आ गया, उन्होंने घर चेंज किया मेरे ससुर ने। उन्होंने एक एक चीज़ मुझसे कहा, ये पंखा हमारा, ये पर्दा हमारा, ये चीज़, ये नहीं देख रहे कि एज इट इज़ बच्ची का सामान जहेज़ बिल्कुल यूं ही पड़ा हुआ है, कोई तकलीफ़ नहीं, कुछ नहीं, अपनी चीज़ें गिनवा रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब हम शादी माँ बाप हमारे करते किसी मजबूरी के तहत, तो जो सासें होती हैं वो बहू को क्यों नहीं सपोर्ट करती हैं? आखिर उनकी भी तो बेटियाँ हैं ना। उन्होंने मेरे साथ जो कुछ किया, आज अल्लाह ने, आप देखें, आज खुद वो ब्लड प्रेशर हाई की मरीज़ा, हार्ट की मरीज़ा, ससुर को डायलिसिस पे वो आ गए। इतना बड़ा घर। आपने पहले जैसे कहा कि घर बड़ों ने बैठ के सुलह सफाई करा दी थी और आप दोबारा एक साथ रहने लगे थे। दोबारा एक साथ। तो फिर ऐसा क्या मौका आया कि आपने सोचा कि नहीं, अब 10 साल हो गए, बहुत परख लिया, अब डिसीजन लेना है? अभी वही बात है कि हम मुसलमान होने के नाते, फिर दोबारा रिपीट करूँगी कि तावीज़ गंडों का असर बहुत ज़्यादा है, नहीं मानते। लेकिन अभी बाहर से आने के बाद हस्बैंड बहुत अच्छे हो गए थे, उन्हें ये बर्दाश्त नहीं कि बेटा बहू के साथ अच्छा क्यों है, जबकि मेरा कोई रद्द-ए-अमल नहीं है उनकी ज़िंदगी में। मेरे सास ससुर जीना मरना कुछ भी नहीं है, ख़त्म हो चुका था। बस ठीक है, घर में रहते थे, अपना पकाना, अपना खाना, इवन कि मैं उनका काम भी करके देती थी। मगर वही बात होती है, ये अच्छा काम नहीं करी क्योंकि मैं उनको पसंद नहीं थी। उन्होंने ख़ानदान में सिर्फ नाक रखने के लिए मुझे रखा कि बेटा हमारा ड्रग्स नहीं लेता, ख़ानदान में बताने के लिए कि भाई बहू खुद चली गई। अब दुनिया को नज़र आता है कि मैं कैसी हूँ, हस्बैंड कैसे हैं या ख़ानदान कैसे है। जब साथ रहने लगी, वही ड्रग्स का सिस्टम स्टार्ट हो गया, वही पैसों पे चिक चिक शुरू हो गई, वो मारना पीटना स्टार्ट, यानी कि मैं अब तुम्हें मारूंगा। पहले ये हरकतें नहीं करते थे, अब हाथ उठाने तक की नौबत आ गई। यहाँ फिर मैंने अपनी अम्मी से बात की कि अम्मी बस हो गई है, इनफ, हर चीज़ एक लिमिट की हद तक होती है, औलाद की सपोर्ट नहीं। तो वाकई बहुत हो गए, 10 साल तक आप ये बर्दाश्त करती रही। चाहिए ना। हाँ, माशरे में औरत क्या चाहती है? हस्बैंड का सपोर्ट, फाइनेंशियली नहीं सपोर्ट चाहिए, बैक सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, ठीक है, मॉरल सपोर्ट चाहिए होता है। उन सब चीज़ों से आप अपनी वाइफ को कुछ भी नहीं दे रहे तो वो माशरे में क्या है? फिर वो मर्दों के निशाने पे आ जाती है कि हस्बैंड होने के बावजूद हस्बैंड इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। क्या पता औरत सर ये पैर की जूती वाला मसला जो है ना, मर्द सर का ताज है और औरत पैर की जूती है। और ये जो सोच आई है, हमारे आबा और अजदाद जो रहते थे जहाँ पे, वहाँ ये होता है कि औरत का मकाम मर्द के पैरों के नीचे होता है और औरत के सर पे मर्द होता है, उसे सरताज इसलिए कहते हैं। हमारे दीन में ये चीज़ नहीं है, हमारा दीन तो दोनों को इक्वल राइट देता है। कहीं पे मर्द को, वकील साहब बैठे, कहीं मर्द को ज़्यादा है क्योंकि उसके रोल ज़्यादा है, कहीं औरत को ज़्यादा है। अच्छा ये बताइए, वकील साहब से पूछते हैं कि केस जो लेके आए, इस केस में क्या होगा वकील साहब और किस तरह आगे बढ़ेगा? इनको हालांकि इन्होंने काफ़ी ढील दी, मैंने तुमको पहले भी कहा था कि जब ये खुद नौकरी कर रही थी, इसके खुद अपने पैसे भी खा रहा था, इनको चाहिए था कि ये अलग हो जाती और मेंटेनेंस का केस करती और उसको पाबंद करती कोर्ट के ज़रिए कि आप मेरे जो राइट्स हैं आप उस मुझे 4 दीवारी के अंदर रखें, मुझे नान नुफ़्का दें और मुझे मेरा जो हक बनता है दें। लेकिन उन्होंने नहीं किया, जो ना ये चलती रही, जो ना उसके बाद इन्होंने खुला का केस फाइल किया था और खुला के केस के अंदर भी जो है ना वो अपेयर नहीं हुआ, इनको एक तरफा डिग्री हुआ। फिर इन दोनों को एहसास हुआ कि हम गलती कर रहे हैं, फिर उसने आके इनसे माजरत वगैरह की, फिर दोनों की जो है रिज्वाइन हुए जो, ठीक है। और उसके बाद फिर वही सिलसिला जो भी इसने बताया, सुलह के बाद भी वही सिलसिला। अब फिर इसका दोबारा खुला का केस फाइल किया है जो कि अभी लास्ट स्टेज के ऊपर है, लेकिन इसके शोहर अभी तक हाजिर नहीं हुए। यही सारे जो इल्ज़ामात अभी ये बता रही है, यही हमने कोर्ट के अंदर भी जो है ना अपने दावे के अंदर लिखे हैं। अब अगर ये नहीं रहना चाहती, शौहर नहीं हाजिर हुए, नहीं हाजिर नहीं हुआ। एक चीज़ याद रखे, जो भी नशा स्पेशली ये इंट्रावीनस जो लेता है, ये हेरोइन ली जाती है। जब तक इनका बाकायदा
इलाज ना हो, और भी रिहेबिलिटेशन सेंटर में जहाँ 3-4 माह इनको एक जगह रखा जाता है, तब तक ये आदमी नहीं सुधरेगा, चाहे जितनी जबान पे कस्में खा ले। तो ये तो बिल्कुल सही है। इन्होंने तो इलाज भी करवाया है, इन्होंने खुद भी इलाज करवाया है, इनके अपने भी डॉक्टर जानने वाले हैं, लेकिन वो किसी तरह ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। अब अगर वो ठीक होता है तो उसके माँ बाप, उसकी बहनें जो है ना फिर उसकी मुखालफत करती हैं, अगर वो दोनों में लड़ाई करवा देती हैं। इन्होंने देखे, एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और फिर इसे कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। और आज हमने अपनी इन तमाम दोस्तों की, अपनी इन तमाम बहनों की कहानियाँ शेयर की, जो कि जिनकी आवाज़ से और जिनके अंदाज से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये पढ़ी लिखी भी हैं, कॉन्फिडेंट भी हैं, प्रोफेशनल भी हैं, काम करती हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कितना कितना अरसा उन लोगों के साथ गुजारा है जिनके साथ ये घर को घर बनाना चाहती थी, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट नहीं मिला, तो आखिरकार अपनी राहें जुदा करने का फ़ैसला इन्होंने किया। लियाकत अली खान साहब हमारे लॉयर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर मुईज़ हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत साहब, एक और चीज़ आपने अपने प्रोफेशन में देखा होगा, आप दोनों से ही मैं चाहती हूँ इसका जवाब दीजिए, लेकिन शुरुआत आपसे करते हैं कि हमारे यहाँ पढ़ी लिखी ख़वातीन, वो ख़वातीन जो प्रोफेशनल हैं, उनके लिए डिसीजन लेना कदरे आसान है, या उनके दिल में एक कॉन्फिडेंस होता है कि मैं चला लूँगी, अपने बच्चों को पाल लूँगी, मैं अपनी ज़िंदगी चला लूँगी, बजाय उसके कि वो ख़वातीन जो बिल्कुल ही अपने घर वालों के रहमो करम पर होती हैं? देखें, जो पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं वो तो फैसला करने में मतलब देर नहीं लगाती, जो मतलब अनपढ़ ख़वातीन हैं वो तो बेचारी मार भी बर्दाश्त करती रहती हैं, फिर शोहर के ताने, उसके बाद वालिदैन की गुर्बत होती है उनके पास। जो पढ़ी लिखी ख़वातीन होती हैं उनको पता होता है, उनको अपने राइट्स का पता होता है कि अगर ये मुझ पे हाथ उठाएगा तो मुझे उसका क्या रिएक्ट करना है, अगर मुझे मेंटेनेंस नहीं देगा तो मुझे क्या करना है, वकील से रब्ता करना है, अपना खर्चा बच्चों का लेना है। तो कदरे जो पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं फ़ौरी तौर पर वो रिएक्ट करती हैं और उसको बाकायदा जो चीज़ें स्टार्ट होने वाली होती है उसको रोक देती हैं। जहाँ तक जो अनपढ़ ख़वातीन हैं वो 3 साल से 4 साल से वालिदैन के घर में बैठी हुई हैं, कभी शोहर मना के ले जाएगा, ससुराल वाले ले जाएंगे, लेकिन उनकी 3-4 साल रहने के बावजूद भी वो उनका कंप्रोमाइज़ नहीं होता है, या काम नहीं कर उनको आगे रास्ता नहीं पता ना कि हमने जाना कहाँ है। हमने अगर उसने मारपीट किया तो मुझे कहाँ जाना है, थाने में जाना है, अगर मुझे खर्चा नहीं दे रहा है तो मुझे वकील से बात करके कोर्ट में जाना है। उनको पता नहीं है, रास्ते का पता नहीं होता, फिर वो जाके लोगों से मशवरा कर रहे होते हैं और इस इंतज़ार के अंदर होती हैं शायद हमारी सुलह हो जाए, घर वाले करवा दें, ससुराल वाले करवा दें, ख़ानदान वाले करवा दें। तो कदरे पढ़ी लिखी ख़वातीन जो है ना वो बोल्ड होती हैं और अपने राइट्स को समझती हैं और फौरी तौर पे जो है उसको रिएक्ट करती हैं। डॉक्टर मुईज़, मुझे ये भी बड़ा अजीब लगता है कि एक औरत जिसको चले वो जो हमारे यहाँ हो गया कि 1 तलाक दे दिए तो 2 तलाक दे दिए, या नहीं भी दी है तो बहुत उल्टे सीधे बातें सब कुछ कर दी हैं, मार भी लिया, सब कर लिया, वो पता नहीं किस दिल से ही सोचती है कि मैं इसके साथ पैचअप करूँ, जबकि वो तमाम चीज़ें उसके साथ हो चुकी होती हैं। दैट शोज़ कि वो उस शख्स के लिए कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि वो एक जानवर की तरह या घर में एक शख्स है उसकी तरह, जिस तरह भी मासी की तरह, जिस तरह भी उसको ट्रीट करा है, लेकिन फिर भी वो किस दिल के साथ ये फैसला करती हैं कि मेरा इससे पैचअप हो जाए। मैं भी एक फोरम पे लोगों को देखती हूँ, पैचअप भी कराती हूँ, मगर मैं उन लोगों को इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं कहना चाहती, क्योंकि लोगों को ये महसूस होता है कि शायद घर तोड़ने की बात हो रही है, लेकिन वो शख्स जिसको पता हो कि सामने वाले के लिए, सामने वाले के दिल में मेरी कोई जगह ही नहीं है, मैं फालतू सी एक चीज़ हूँ, वो फिर भी पैचअप करने की कोशिश करते हैं। वजह इसकी है कि जब बच्ची घर में पैदा होती है किसी के, तो माँ बाप क्या कहते हैं, एक दिन तो ये चली जाएगी पराए घर में, ये तो उसका अपना घर नहीं है, तुम्हारा घर नहीं है। वहाँ बेटे पे फोकियत ज़्यादा दी जाती है, बेटी को फोकियत कम दी जाती है, अच्छी बोटी बेटे के सामने रखी जाती है। तो यहाँ माँ बाप जो बातें जहन में डालते हैं, डिस्क्रिमिनेशन, तो बच्ची जब शादी करके किसी और घर जाती है तो उसके दिल में होता है कि मेरे पीछे कोई नहीं है सिवाय चंद घरों के, जहाँ माँ बाप कहें बेटी हम बैठे हैं, खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो, हम बैठे हैं, जिंदा हैं हम। अक्सर घर वाले ये बात नहीं करते, वो कहते हैं अब तुम्हारी डोली उठ गई, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो मुझे बताइए फिर औरत कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी? या तो लियाकत साहब जैसे वकील बैठे हैं, अल्लाह इन लोगों को ज़िंदगी दे और इनको अल्लाह ताला अजर दे, भाभी आई थी सारिम ट्रस्ट के। अब ये चंद ऐसे इदारे हैं कि जहाँ, मगर जब पढ़ी लिखी नहीं होगी तो भी कैसे, तो पता भी नहीं इसको कहाँ जाना, कैसे ढूंढना इनको ये भी नहीं पता। वो देखिए ना, वो हमारे पास जब फरजाना यहाँ पर मौजूद थी, वो हैदराबाद से कराची आई, उनको पता था कि मुझे सारिम बर्डी ट्रस्ट में जाना है। अगर ना पता होता तो थोड़ी बहुत तालीम जरूरी। एक चीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, तमाम बापों से, माओं से जिनके घर में बेटियाँ हैं,
आपकी बेटी को तालीम दें और शादी से पहले साल 1.5 साल उसे कोई भी जॉब करने दे, चाहे पैसे की जरूरत ना हो। उसे इंसानों के साथ कम्युनिकेट कैसे करना, राब्ता कैसे करना, फैसले कैसे करना, वो करने दे। उसके बाद शादी के बाद चाहे वो काम ना करे, मगर आपकी बेटी के पास कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि खुदा न खास्ता उसको शादी में प्रॉब्लम है तो उसे पता होगा उसे क्या करना है। जिंदगी का एक्सपीरियंस और एक्सपोजर होना चाहिए। अच्छा, आप लोग भी इतने मराहिल से गुजरे हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ कहना चाहते हैं लोगों को, चाहे वो देखने वाले इस वक्त हजरात हों, मर्द हजरात हों, ख़वातीन हों, बच्चियां हों, लड़के हों, कुछ कहना चाहते हैं? कोई बात कोई भी दिल में आती हो कि जी मेरे पास मौका होगा तो मैंने ये बात कहनी है? एक माँ की हैसियत से मैं ये कहना चाहूँगी कि मर्द को हम बुरा तो कह रहे हैं, लेकिन वो औरत से पैदा हुआ है, औरत की गोद में उसकी तरबियत हुई है। तो एक माँ की हैसियत से हमें उसको दीन के मुताबिक परवरिश करें ताकि उसकी अपनी ज़िंदगी भी बाइज्जत गुजरे, और जिसको लेके आता है और फिर जब उसकी औलाद होती है तो वो भी दुनिया में भी इज्जत पाए और मरने के बाद भी वो सुरखरू रहे अपने रब के सामने। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि बेटियाँ रहमत होती हैं, जहमत नहीं होती। आपके घर में जब बेटी आती है तो आप उसे इतने प्यार, इतने लाड से उसको पालते पोसते, जब वो ससुराल चली जाती हैं तो आप उसकी ख़बर क्यों नहीं लेते? आप उसको फ़ोन करें, आपसे हफ्ता 10 दिन अगर वो कांटेक्ट में नहीं है, आप उससे रब्ता करने की कोशिश करें कि आया आपकी बेटी किस हालत में, उसके साथ क्या बीत रही है, वो किस हालात से गुज़र रही है, उसके साथ कौन सी डिप्रेशन है जो वो कॉल नहीं कर रही। मगर ससुराल में ये होता है कि आपने अपनी अम्मी से सिर्फ 1 हफ़्ते बात करना है, हफ्ते में 1 दिन बात करना है, 10 मिनट बात करना है। अगर बेटी माँ से बात करी तो सास सामने आके बैठ जाती हैं, अगर बेटी बात कर रही है तो नंदे सामने आके बैठ जाती है। तो वो बेटी भी चेक किए जाते हैं, मैसेज क्या किया, वो बहू क्या क्या करेगी। एक्चुअली मैं पीछे फैमिली से जो बिलोंग करती हूँ सब पढ़ी लिखी एजुकेटेड फैमिली है। मेरे खालू अल्लाह ने ज़िंदगी दे बहुत अच्छे हैं, वो मुझे कहते हैं हमारी ये बेटी जितने इसने सरवाइव कर लिया है हम इसे सलूट मारते हैं। लेकिन बात सलूट की नहीं होती है, बात ये होता है कि अगले बंदे को चांस देना। मैंने अपने हस्बैंड को वंस मोर फिर चांस दिया, लियाकत भी बैठे हुए, अब सुधर जाए, अब सुधर जाए। 10 साल में तो आपने बहुत चांस दिए। जब शादी के तीसरे दिन इंसान को पता चल जाए कि ये नशा करता है और ये मुझे मारता है, आप ये देखें कि चांस दे 10 साल तक आपने उसके साथ जिंदगी गुजारी, तो आपने बहुत चांस दिए। अल्लाह ताला आप सबकी मदद करे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। और जो डॉक्टर मुईज़ ने बात की कि अपनी बेटियों को तरबियत उसी तरह देने की कोशिश कीजिए जैसे बेटों को तरबियत देने की, पढ़ाने के हवाले से कह रही हूँ कि वो आप कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा पढ़े, अच्छे से अच्छे माहौल में जाए, ज़्यादा कंपटीशन में जाए। इसी तरह बेटियों के लिए भी कोशिश किया करें क्योंकि आपको नहीं पता कि आगे उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरने वाली है। बाकी अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दें। हम सारे मर्दों के अगेंस्ट में ये प्रोग्राम नहीं कर रहे, लेकिन हाँ चंद केसेस जब हमारे पास आते हैं तो हम उसको आपके सामने लेकर आते हैं। और बात कि जो फैसला एक दफ़ा गलत हो जाए उसको दोबारा रिपीट ना करें, क्योंकि इतनी अकल होनी चाहिए कि दोबारा वो आप गलत फैसला ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत मज़े का आपने ये डिज़र्ट बनाया। और आप सब अपना ख्याल रखिए, दुआओं में हमें याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। फिर आपसे मुलाकात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।